खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 41 अच्छा स्वाद ताज़ा मांस आपूर्ति फैक्ट्री। पिछला अगला सामग्री तालिका समायोजन। अध्याय 41 हाओवेई ताज़ा मांस आपूर्ति फैक्ट्री। शहर में वापस टैक्सी लेते समय जू वो एक आवासीय क्षेत्र में फंस गया था। सड़क पर लोगों की भीड़ थी और कारों के हॉर्न बजते रहे, लेकिन अधिक से अधिक लोग आसपास आ गए और सामने से निकले कई लोग दूसरों से खुलकर बात कर रहे थे। कार की खिड़की खोलकर उसने ध्यान से सुना तो उसमें लाश और टुकड़े टुकड़े करना जैसे अस्पष्ट शब्द थे। दुनिया अब शांतिपूर्ण नहीं है, कार के ड्राइवर ने आह भरते हुए कहा। आपने कहा था कि अन्य लोग अच्छी तरह से रहते हैं और किसी को उत्तेजित नहीं करते हैं, और अंततः पूरे शरीर के बिना मृत हो गए। क्या अंदर कोई मरा हुआ व्यक्ति है? ये सही है, कई परिवार मर गए। मास्टर ने कहा। एक रात में 5 परिवारों के 14 सदस्यों को चुपचाप मार डाला गया। केवल वयस्कों और बच्चों के सिर, हाथ पैर, आंतें और आंतें बची, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। आपको क्या लगता है कि किस तरह का विकृत हत्यारा ऐसा उन्मादी काम कर सकता है? मुख्य बात यह है कि उसने यह एक रात में किया। आसपास किसी को पता नहीं चला और मुझे नहीं पता कि लाश को कैसे ले जाया गया। ड्राइवर अभी भी बात कर रहा था, लेकिन जू वो को एक और बुरी बात सूझी। विकासवादियों और खिलाड़ियों के बाद खेल की प्रतिलिपि वास्तविक दुनिया में पेश की जाती है और ये लोगों को अंधाधुंध मारता है। इसका मतलब यह है कि अब से आम लोगों को भी खिलाड़ियों जितना ही जोखिम उठाना होगा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने सुना है कि इस तरह की 1 से अधिक घटनाएं हैं। ड्राइवर ने अवचेतन रूप से अपनी आवाज धीमी कर दी। गुआंगचेन के दक्षिण में 3 या 4 घटनाएं हुई हैं और यहाँ तक कि ऊपर से बड़े शॉट भी आए हैं और समुदाय के लोग साफ सुथरे चले गए हैं। वो घर भी अलग नहीं है। सू वो ने अभी अभी भीड़ में परिचित वर्दी भी देखी। उन लोगों ने वही कपड़े पहने हुए थे जो गुप्त एजेंटों ने जुबान से होटल के बाहर मिले थे। मास्टर, क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा जिला है? मास्टर ड्राइवर ने एक सांस में कई नामों की घोषणा की और अनुमानित समय भी बताया। सू वो ने मानचित्र पर स्थान का अनुमान लगाया। कोई विशिष्ट स्थान नहीं है और समय अनियमित है। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और स्थानीय समाचार और चर्चित पोस्ट ब्राउज करने लगा। उनमें से अधिकांश विकासवादियों को डांट रहे थे क्योंकि समय अंतराल और अपराध करने के तरीके मनुष्य की सीमा से अधिक हो गए हैं। विकास की संभावना बहुत अधिक है और कुछ लोग सवाल करना और हमला करना जारी रखते हैं। अधिकारीगण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उल्लेख करने लायक अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने फिर से फोरम में लॉगिन किया। निश्चित रूप से सरकार इस घटना को सुलझाने के लिए खिलाड़ियों से टिमचेंद आने का आह्वान कर रही है और मामले के कुछ विवरण भी जारी किए गए हैं। जो लोग मारे गए वे लिंग, आयु या आयु से परे थे। आंतरिक अंगों को छोड़कर अधिकांश वयस्कों के हाथ, पैर और सिर बचे थे, जबकि बच्चों के केवल पैर थे और शरीर के अन्य सभी अंग गायब हो गए। झुंझुनी की बात यह है कि उन सभी को वापस जेब में डाल दिया गया और वे वहीं लौट आए जहां से वे गायब हुए थे। वस्तु खिलाड़ी के लिए तय नहीं है, कोई संकेत नहीं है, किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। स्थान यादृच्छिक है और इसे पूरे देश में अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। इस गेम मोड का आधिकारिक नाम रैंडम कॉपी है। अधिकारियों ने घटना के ट्रिगर स्थान की खोज करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यह व्यर्थ था। इसलिए उन्होंने खिलाड़ियों से कार्रवाई करने का आह्वान किया, क्योंकि कुछ ही दिनों में लापता लोगों की संख्या 100 तक पहुंच गई है और सभी लापता स्थानों की जांच कर ली गई है और कोई निशान नहीं है। इसलिए हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी गलती से इंस्टेंस में प्रवेश कर जाता है तो वह लापता व्यक्ति को वापस ला सकता है। फोन बंद करके जू हो ने अपना सिर हिलाया। ऐसे में न सिर्फ कोई खिलाड़ी आने की हिम्मत करेगा बल्कि स्थानीय खिलाड़ी भी भाग जाएंगे। नौजवान, हम यहाँ हैं। टैक्सी रुकी। सू वो ने पैसे चुकाए और कार से उतर गई। यू क्विंकिंग का एजेंट पहले से ही इमारत के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसे अभिवादन के लिए दौड़ते हुए देखकर उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, भाई जू, आप यहाँ हैं, कृपया ऊपर जाएं। सू वो ने लिफ्ट पर उसका पीछा किया और 28वीं मंजिल पर नीचे चला गया। सचिव ने विनम्रतापूर्वक उन्हें स्वागत कक्ष में आमंत्रित किया। मिस्टर जेंग एक बैठक में है और ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। मिस्टर जू, कृपया बैठिए और कुछ चाय लीजिए। सू वो ने मैनेजर की ओर देखा जो ठंडा पसीना पोंछता रहा। बस 5 मिनट रुको। सचिव जल्दी से बाहर चला गया। इस समय अगले कमरे में मनोरंजन कंपनी के निदेशक श्री जेंग विशेष एजेंटों के साथ निगरानी के माध्यम से जू हो पर नजर रख रहे थे। क्या ये वही व्यक्ति है? लाल बालों वाले एक युवक ने उदासीनता से पूछा। ये वही है, गले में जाली बांधे हुए श्री जू ने तुरंत कहा। कल उसने मुझे लगभग गला घोंटकर मार डाला था। वो एक विकासवादी व्यक्ति होगा और उसने लोगों को खाया होगा। उसे पकड़ो। लाल बालों वाले ने डेस्कटॉप पर जानकारी को नीचे देखा, भौहें चढ़ाई और कहा, उसने 3 लोगों को मार डाला। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि जिन 3 लोगों को उसने मारा वे सभी विकासवादी थे जिन्होंने लोगों को मार डाला था। झाओ बियाओ, जिन्होंने पहले जू हो से निपटा था, ने जल्दी से कहा, और लाशें बरकरार हैं। ये जानकारी में है, इसलिए आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाल बालों ने बिना ऊपर देखे उसे टोक दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, अगर वह सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने पीछे के अन्य लोगों से कहा, सावधान रहें, इस व्यक्ति के पास समृद्ध अनुभव है, वेश बदलने में अच्छा है और इसके पास विशेष साधन है। उसे गिरफ्तार करते समय आपको उसे बंधक बनाने और भागने से रोकना चाहिए। वह खड़ा हो गया है। कंपनी के उपाध्यक्ष जियो जेन चिल्लाए। कार्रवाई। विकासवादियों से निपटने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पावर ग्रिड और एनेस्थीसिया गन के साथ 1 दर्जन से अधिक विशेष एजेंट रिसेप्शन रूम में पहुंचे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सबसे सामने वाला एजेंट गायब हो गया। साथ ही टीम के सदस्य चौंक गए और उन्होंने तुरंत मेज की दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति पर निशाना साधने के लिए अपनी बंदूकें उठाईं, लेकिन इंजेक्शन लगने से पहले ही वह भी मौके से गायब हो गया, जैसे कि पतली हवा से मिटा दिया गया हो। बंदूक जमीन पर जा गिरी। क्या हुआ? लोग अचानक गायब हो गए। हालांकि विशेष एजेंटों को पहले से प्रशिक्षित किया गया है और वे खिलाड़ियों की विशेष विशेषताओं को जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह आमने सामने मिलने पर लोगों को गायब करने की क्षमता के बारे में कभी नहीं सुना है। वे इससे कैसे निपटते हैं? हर कोई सदमे और गुस्से में पीछे हट गया, लेकिन जू हुओ को देखा जो जीत के प्रति आश्वस्त था। उसने अचानक अपना चेहरा बदल लिया और फर्श से छत तक कांच की खिड़की की ओर दौड़ पड़ा।
उसे भागने मत दो। लाल बालों वाली चीख कांच की दरार में फंस गई और सभी ने जू हुओ को खिड़की से कूदते हुए देखा, लेकिन उसका पीछा करने के बाद उन्होंने किसी को नहीं देखा। वह व्यक्ति भाग गया। श्री जू अंदर आए और देखा कि उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, पावर ग्रिड और एनेस्थीसिया बंदूकें हैं और किसी को पकड़ा नहीं जा सकता। लाल बालों ने उसे एक ठंडा रूप दिया और लंबी ठोस लकड़ी की मेज को एक मुक्के से आधा तोड़ दिया। श्री जू चुप हो गए और लाल बालों ने कहा, फर्श दर मंजिल खोजें, यह 28वीं मंजिल है, वह अंत तक नहीं कूद सकते, उन्हें अभी भी इमारत में होना चाहिए। तड़क गया। बूम! जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, स्वागत कक्ष में भारी वस्तुओं के जमीन पर गिरने की आवाज गूंज उठी और 2 और गुप्त एजेंट गायब हो गए। ये कैसा है? मिस्टर जेन सदमे में पीछे हट गए, बोलने से पहले ही वह सबके सामने गायब हो गए। यह जूहो है, ये वही होगा, वह हम सभी को मारने जा रहा है। मिस्टर जू बदहवास होकर बाहर भागे और जब वह दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने मिस्टर जेन के नक्शेकदम पर पीछा किया। ये जूहो की क्षमता नहीं है, यह एक यादृच्छिक प्रतिलिपि है। लाल बालों ने डर के मारे रंग बदल लिया और तुरंत चिल्लाया, जल्दी इस इमारत से बाहर निकलो। स्वागत कक्ष में मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे एक एक करके गायब हो गए। गुप्त एजेंटों, मनोरंजन कंपनी के कर्मचारियों और सहयोगी पुलिसकर्मियों में से कोई भी 28वीं मंजिल से बाहर नहीं निकला और उसी क्षण रेडहेड ने अनुसंधान संस्थान का फोन नंबर डायल किया, मोबाइल फोन भी जमीन पर गिर गया। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 42 सुअर बने। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 42 सुअर बनना। अब क्या स्थिति है? नी जुआन जल्दी से अनुसंधान संस्थान में वापस आई और दूसरों से स्थिति के बारे में पूछा। हालांकि कॉल कनेक्ट होने के बाद लाल बालों वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन यह अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था और उन्होंने तुरंत लोगों को इमारत को अवरुद्ध करने के लिए भेजा। फिलहाल 46 लोग लापता हैं। पूरी 28वीं मंजिल नष्ट हो गई है और 27वीं मंजिल पर मौजूद आधे कर्मचारी गायब हो गए हैं। अब परिसर का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है। टीम लीडर वू ने उन्हें स्थिति समझाई। हमारे खिलाड़ी केवल जियोए, जो मूल रूप से 28वीं मंजिल पर थे, अंदर गए। मुझे याद है कि सिमा जियाओ को आज जिंगफू जिले में जाना चाहिए। वह जिंगुआंग बिल्डिंग में क्यों है? नी जुआन ने गायब कर्मियों की जानकारी देखते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि टीम लीडर वू जवाब दे पाता, उसने अपना सिर उठाया। वे लोगों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। टीम लीडर वू ने सिर हिलाया और फोटो खींचते हुए कहा, मुझे आज सुबह एक फोन आया। करेन बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी के महाप्रबंधक झूताओं ने एक नरभक्षी विकासवादी व्यक्ति की सूचना दी। जियो एयर आपराधिक पुलिस टीम के साथ सहयोग करने के लिए 12 लोगों को लाया उसे गिरफ्तार करने के लिए। ये वह व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया था। फोटो देखते ही नी जुआन उठ खड़ा हुआ। जू हो, वो एक खिलाड़ी है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ? बेशक मुझे पता। टीम लीडर वू ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। हाल ही में बहुत सारे गायब हुए हैं और हमें कालकोठरी के प्रवेश द्वार की जांच करनी होगी। विकासवादी की गिरफ्तारी की मुझे बिल्कुल भी सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं चला पहले। लेकिन यह अच्छी बात है, इसे देखो। उन्होंने एक दस्तावेज सौंपा, ये ताज़ा जारी किया गया है। जू हो द्वारा दिए गए सुरागों के अनुसार लॉस एंजल्स शहर ने नरभक्षी खिलाड़ी लियू मेई को पकड़ लिया। लियू युवान एक छद्म नाम है। नी जुआन ने इसे खोला और आश्चर्यचकित होकर देखा। 20 स्तर का मूल्यांकन, यहाँ तक कि कालकोठरी मालिक का सहारा भी मिला। इससे भी अधिक, लियू मेई के कबूलनामे के अनुसार जू वो फंसे हुए खिलाड़ियों को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे और अनुमान लगाया कि हॉट स्प्रिंग विला पहले एक खुला कालकोठरी रहा होगा, जो राजधानी द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के अनुरूप है। टीम लीडर वू ने कहा, कहने का मतलब है डायमेंशनल ट्रैक का खेल वास्तव में एवोल्यूशनरी के प्रकट होने से बहुत पहले से मौजूद था। नी जुआन धीरे से बैठ गई। सिर कटे राक्षस की प्रति एक प्रमाण है। टीम लीडर वू ने थोड़ी राहत महसूस की, तो ये हमारे और लापता व्यक्ति के लिए एक अवसर है कि जू हो ने गलती से खेल में प्रवेश किया। 301 प्रारंभिक परीक्षण ट्रेन में आप सवार हैं। तीसरी श्रेणी की सीट पर केवल एक खिलाड़ी जीवित बचा है और वह व्यक्ति अभी भी गहन चिकित्सा इकाई में पड़ा हुआ है। प्रथम श्रेणी की सीट और आप 2 लोगों के साथ बाहर आए। विशेष श्रेणी की सीटें हैं, सभी नष्ट हो गए, केवल दूसरी श्रेणी की सीटें। न केवल 4 बच गए, बल्कि एक तीसरी श्रेणी का खिलाड़ी भी बच गया। हालांकि हान मिंग, लियू जिया और वांग जिया हुई इस समय ज्यादा कुछ कहने से हिचक रहे हैं, लेकिन जब आप उस कार में हो तो जू हो को निशाना बनाना आसान है। पहली ट्रायल ट्रेन में उनके प्रदर्शन के आधार पर यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो वह ऐसा करेंगे, लोगों की रक्षा करें। नी जुआन ने अभी भी भौहें चढ़ाई। मैं अब जिस चीज के बारे में चिंतित हूँ वह सिमा जियोए है, जो मेरे लिए काटा है। उसने पहली ट्रायल ट्रेन पास करने के लिए शेफ को रिश्वत दी थी। उसे कालकोठरी में कोई अनुभव नहीं है और वह युवा और ऊर्जावान है। मैं हूँ, चिंता है कि वह कुछ बुरा करेगा। टीम लीडर वू ने उसका कंधा थपथपाया। अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं। तारांकन। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब विशेष एजेंट गायब हो गया तो जू वो को पता चल गया कि उसे एक कालकोठरी का सामना करना पड़ा है। जैसे ही उसने खिड़की से छलांग लगाई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और फिर उसका शरीर अभेद्य फर की परत में लिपटा हुआ प्रतीत हुआ। रैंप नीचे लुढ़कता है। नथुने जानवरों के बालों की गंध से भर गए। उसके हाथ खड़े थे, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, उसके अंग बंधे हुए थे और वह हिल नहीं सकता था। उसका मुंह और आंखें भी नहीं खुल रही थी और रोशनी महसूस होने से पहले वह कुछ मिनटों के लिए करवट ले चुका था। रुकना। जब वह उतरा तो पीछे से 1 दर्जन से अधिक भारी वस्तुएं नीचे गिरती रहीं। वे एक संकीर्ण जगह में भीड़ में थे और अस्पष्ट रोने की आवाज निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपनी आंखें खोलने या अपना मुंह खोलने में असमर्थ और इतनी छोटी जगह में जू हो ने अपने आसपास की लातों और पिटाई को नजरअंदाज कर दिया और अपने आसपास की आवाजों को ध्यान से सुना। लगभग 15 मिनट के बाद इधर आते कदमों की आहट सुनाई दी और फिर किसी ने दरवाजा खोला और जोर से हंसते हुए कहा, इस बार माल बिल्कुल ताजा है। मैंने गिना, कुल मिलाकर 46। इसे एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, आइए पहले इसे बढ़ाएं। फिर घसीटने की आवाज आई और ढेर से ऊंची चीख पुकार में चमड़े को काटने वाले चाकू की आवाज नियमित रूप से एक समूह में 3 बार सुनाई दी और हर बार रोने या क्रोध या पुकारने की आवाज आई।
मदद करना। स्वर स्पष्ट हो गया, यह अब पहले की दबी हुई ध्वनि नहीं थी, बल्कि इसकी जगह एक तेज और चमकदार ध्वनि ने ले ली थी, लेकिन यह मानव आवाजों की तुलना में जानवरों की चीख की तरह अधिक थी। बीच में एक व्यवधान आया और वह व्यक्ति सभी पिछले लोगों को ले गया और ऑपरेशन जारी रखने के लिए लौटने से पहले कुछ देर इंतजार किया। आखिरकार जूहो की बारी थी। उसे एक हाथ से उठाया गया, 3 बार थप्पड़ मारे गए, उसकी आंखें और मुंह ठंडे हो गए, उसकी आंखें खोली जा सकी। पहली नजर में लाल नाक वाला एक लंबा मांसल विदेशी आदमी नजर आया। उसने जूहो को एक हाथ से हिलाया, गूंगा कहा और उसे दूर फेंक दिया। अपने पैरों को अपनी पीठ के पीछे बांधने के कारण जूहो के पास अपने घुटनों को मोड़ने और जमीन पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसकी नजर उस विदेशी आदमी की कमर पर पड़ी, उसने ऊपर देखा और देखा कि वह एक मोटे सुअर को पकड़ रहा है और जल्दी से उसकी आंखों और मुंह के बीच एक रेखा खींच रहा है, और फिर सुअर ने अपनी आंखें खोली और चिल्लाया और उसे फेंक दिया गया वापस जमीन पर। जूहो को इस समय एहसास हुआ कि वह एक गोदाम जैसी जगह पर था। जिस स्थान पर वह पहले नीचे आया था वहां एक चौकोर पाइप निकास था और सभी को वहां से गिर जाना चाहिए था। जो लोग गिरे वे सभी सुअर की खाल में लिपटे हुए थे और एक बार से घिरे हुए थे और उनकी आंखें और मुंह कसकर बंद थे। केवल जब लाल नाक वाले व्यक्ति ने उनकी आंखें और मुंह काटे तो वे चीजें देख सकते थे और फिर से आवाजें निकाल सकते थे, लेकिन वे सामान्य रूप से बात नहीं करते थे। इसके बजाय सुअर की तरह चिल्लाओ। सुअर की खाल की एक परत में लिपटा हुआ ये सचमुच सुअर बन जाता है। सुवो की पलकें तब झपकी जब उन्होंने लाल नाक वाले आदमी के काले एप्रन पर बड़े अक्षर गुड टेस्ट फ्रेश मीट सप्लाई फैक्ट्री छपे हुए दिखे। न केवल उन्हें सुअरों में बदल दिया गया है, बल्कि उनका वध भी किया जाने वाला है। इस समय लाल नाक वाले आदमी का काम खत्म हो गया और उसने सभी को बाहर निकाल दिया। सुवो ने घबराई हुई टीम का पीछा किया और आगे बढ़ गई। जैसे ही वे बाहर निकले, 2 लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे सभी त्वचा में लिपटे हुए थे, जमीन पर पड़े हुए थे और उनका अगला हिस्सा लंबा और पिछला हिस्सा छोटा था और वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वे एक स्वस्थ आदमी के सामने से कैसे भाग सकते थे? लोग, वह अच्छी आत्माओं में है। लाल नाक वाला आदमी जोर से हंसा, उसका पीछा किया और 2 मुक्कों से सुअर का सिर तोड़ दिया। ताजा मस्तिष्क फूल, आज रात एक डिश जोए। टीम में 2 लोगों को उल्टी हुई और लाल नाक वाले व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बीमार सुअर मत बनो, कोई भी बीमार सुअर का मांस नहीं खरीदेगा। हर कोई चौंक गया और यहाँ तक कि उल्टी करने वाले व्यक्ति ने भी अवचेतन रूप से अपनी सांसें रोक ली। जब वह नुकसान में था, जूहो के बगल में एक सुअर जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह बीमारी से मर रहा हो। आवाज पहले वाले मिस्टर झुकी है। उसके बाद 2 अन्य लोग उसकी नकल करते हुए लेट गए। दूसरों की आंखें चमक उठी, मानो उन्होंने आशा देखी हो। कोई भी बीमार सुअर का मांस नहीं खरीदता, क्या वे बच सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, लाल नाक वाले आदमी ने उन तीनों को बाहर खींच लिया। मैं आज सबसे पहले तुम्हें मारूंगा ताकि तुम बीमार होकर मर न जाओ। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 43 छीलना। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 43 स्किनिंग। श्री जू सहित 3 लोगों को एक तरफ एक कमरे में खींच लिया गया। खोलने और बंद करने के कुछ ही सेकंड के भीतर अंदर से खून की तेज गंध आने लगी। बूम बूम बूम, एक के बाद एक चाकुओं के कटने काटने की आवाजें आने लगी और तीनों लोगों की आवाजें भी गायब हो गईं। लाल नाक वाले आदमी ने फिर से दरवाजा खोला और बाहर आया, कांपते हुए मोटे सुअरों को एक साथ देखा, संतुष्टि से मुस्कुराया और उन्हें बाहर निकालना जारी रखा। कुछ मिनट बाद सभी को सुअर बड़े में बंद कर दिया गया और अगले दरवाजे पर सुअर जैसे दिखने वाले व्यक्ति से उनकी आमने सामने मुलाकात हुई। रेड नोज ने सुअर के भोजन की एक बाल्टी डाली और खुशी से खुद से कहा, ये स्वादिष्ट है, पर्याप्त खाओ, जितना अधिक मांस तुम उगाओगे, मांस का स्वाद उतना ही बेहतर होगा। यह अफसोस की बात है कि सुअर के बच्चे नहीं हैं और बूढ़े सुअरों को बाहर निकालना पड़ता है, तो चलो मांस को काटे और पकौड़ी बनाएं। सुअरों ने सुअरों को निचोड़ा और एक साथ हिलाया और असंयम की गंध व्याप्त हो गई। लाल नाक सिकोड़कर हंसा, अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सुन लिया हो। बाईं ओर देखा, बाढ़ को पटक दिया और गालियां देता हुआ चला गया। सुवो ने उसे यह कहते हुए सुना, हम फिर से आए हैं और क्या ये लोग परेशान कर रहे हैं? उसने अपने शब्दों में एक खाली सुअर के बच्चे को हथौड़े से मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसमें एक नजर में हिंसा और उन्माद दिख रहा था। उसके कदमों के दूर जाने का इंतजार करते हुए जूहो ने अपने आसपास की स्थिति को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। अगले दरवाजे के लोग वे लोग होने चाहिए जिन्हें पहले ले जाया गया था और लोगों की संख्या मेल खाती थी, साथ ही उसके पक्ष के लोग बिल्कुल 41 थे। उनके अलावा दूर नर्सरी बाड़े में कुछ सुअर के बच्चे पड़े हैं और सुअर बाड़ा भी खाली नहीं है और उभरे हुए पेट वाले 3 बड़े सुअर हैं। हालांकि यहाँ की दहशत के विपरीत सुअर और सुअर मरे हुए लग रहे थे, नवागंतुकों के प्रति उदासीन। इसमें कोई शक नहीं कि वे इंसान हैं। सुवो की आंखें डूब गईं, वह पीछे हट गया और सुअरों के बीच में घुस गया। सुअर बन चुके सभी लोगों के पेट पर सिवनी लगी हुई है। उसके आसपास के लोग खुरदरे टाँके के साथ एक नजर में बता सकते हैं कि उन्होंने त्वचा को एक साथ रखा है और इसे 2 बार बेतरतीब ढंग से कीलों से ठोका है, लेकिन वहां पर छोटा सुअर अलग है। टाँके सुअर की खाल के साथ पूरी तरह से जुड़ गए थे, जैसे कि वे मांस में विकसित हो गए हों। अभी आंख खोलने के बाद उसके शरीर पर सुअर की खाल और सख्त हो गई, मानो वह त्वचा के साथ मिल जाएगी। मुझे डर है कि लंबे समय के बाद सुअर की खाल उतर नहीं पाएगी। अपनी उंगलियों को हिलाते हुए जूहो ने अपनी पतलून की जेब से सिर काटने वाले राक्षस की कुल्हाड़ी के टुकड़े बाहर निकालने के लिए हर जगह तारों में हेरफेर किया। टुकड़ों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद उसने कलाई पर सुअर की खाल को काटा और अपना हाथ बढ़ाया, पेट पर लगे टाँके को काटा, दोनों हाथों से खींचा और सुअर की खाल को सफलतापूर्वक छील दिया। जैसे ही सुअर की खाल उतारी जाती है, गेम प्रॉम्प्ट चालू हो जाता है। खिलाड़ी पासर बी ए ने हाउवेई फ्रेश मीट सप्लाई फैक्ट्री में प्रवेश किया है और डिफॉल्ट रूप से डी लेवल रैंडम कॉपी में भाग लेता है। पृष्ठभूमि परिचय, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नुकसान नहीं। ग्राहकों की बढ़ती मांग के साथ अधिक से अधिक भूमिगत मांस आपूर्ति कारखाने उभरे हैं। पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये मांस आपूर्ति कारखाने अक्सर विभिन्न दुनियाओं में बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं। हाउवेई फ्रेश मीट सप्लाई फैक्ट्री उनमें से एक है।
भूमिगत रेस्तरां में लोकप्रिय मांस आपूर्ति कारखाने के रूप में कारखाने के मालिक रेड नोज कार्ल न केवल ग्राहकों को पहली बार में स्वादिष्ट लाल मांस प्रदान कर सकते हैं, बल्कि भोजन करने वालों को उन्हें खुले तौर पर मेज पर परोसने की अनुमति भी दे सकते हैं। भूमिगत रेस्तरां में लाल नाक का शीर्षक थोड़ा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वह एक अग्रणी स्किनर हुआ करते थे। उन्होंने अपना करियर शुरू करने के बाद से 99,000 या 100,000 खलें उतारी हैं। उसके पास एक नाजुक दिल है जो अश्लील दिखावे से मेल नहीं खाता। वह किसी जानवर के बालों को सूंघकर देख सकता है कि वह गर्भवती है या बीमार है। उनका कौशल शानदार है। हालांकि हावे फ्रेश मीट सप्लाई फैक्ट्री का कारोबार बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। काल थोड़ा अभिभूत है। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने कुछ तेज तर्रार लोगों को काम पर भर्ती करने की उम्मीद में एक नौकरी का विज्ञापन पोस्ट किया। कई युवा पहले ही नौकरी के लिए आवेदन कर चुके हैं। काल को ट्री कार्य, एक वस्तु जितनी अधिक मूल्यवान होगी उसे खोना उतना ही आसान होगा। काल 10 किने से खजाना चुराना। 2 फ्रीडम पिगी के लिए उड़ान भरें, 3 से अधिक बच्चों को बचाएं। 3 मेहनती और परिश्रमी कार्यकर्ता कारखाने के मालिक काल द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करें। कॉपी समय असीमित। खिलाड़ी किसी भी कार्य को पूरा करने के बाद इंस्टेंस छोड़ सकता है। प्रतिलिपि का स्थान फैक्ट्री में है और आवेदक या तो खिलाड़ी है या खिलाड़ियों के साथ मिश्रित है। हालांकि कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन ये 3 काम आसान नहीं है। अरे अरे, उसके बगल के बड़े सुअर ने हताश होकर उसे गले लगा लिया और अगले दरवाजे के सुअर ने भी लालसा और विनती भरी आंखों से कूदने की कोशिश की। सु वो ने देखा कि उनमें से एक बहुत तेजी से कूद रहा था, लेकिन उसने बस दूसरी ओर देखा, छिलके वाली सुअर की खाल को कोने में फेंक दिया और धीमी आवाज में कहा, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे मुझे उस व्यक्ति ने अभी अभी फिसलते हुए पाया, मैं वापस आकर तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढूंगा। बड़े सुअरों ने तेजी से सिर हिलाया और उनमें से 2 कोने में भाग गए, सीधे सुअर की खाल पर लेट गए। सुअर की खाल को अपने शरीर से ढंक लिया और बाकी भी एक के बाद एक अपने हाथ और पैर निचोड़ते हुए अंदर घुस गए और वे बस ढेर हो गए एक छोटी पहाड़ी। बगल के सुअरबाड़े में रहने वाले लोग भी उसके पीछे पीछे चले और एक ढेर में छिप गए। केवल एक व्यक्ति लगातार गुस्से में चिल्ला रहा था। सु वो ने उसे पीछे धकेल दिया और सुअरबाड़े से बाहर निकल गया। वह कुछ ही दूरी पर सुअर के छोटे बच्चों के बारे में आया और वहां 6 छोटे सुअर चुपचाप अपने पेट के बल लेते हुए थे। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखें चमक उठी और वे उसके पास नहीं आए या चिल्लाए नहीं। उसने छोटे सुअरों की ओर हाथ हिलाया, लेकिन वे डर के मारे पीछे हट गए। बड़े पेट वाला एक बड़ा सुअर अगले दरवाजे से आया और अपने सामने के खुरों से उसके पेट पर दस्तक दी। उस पर लगे टांके पूरी तरह से त्वचा में समा गए थे। क्या इसे चाकू से नहीं काटा जा सकता? क्या तुम सुअर की खाल के साथ बड़े हुए हो? जबरदस्ती खाल उधेड़ने से तुम मर जाओगे। जब उसने एक प्रश्न पूछा तो बड़े सुअर ने एक बार सिर हिलाया। मांस के साथ त्वचा बढ़ने में कितना समय लगता है? 3 घंटे, 5 घंटे। बड़े सुअर ने 5 घंटे का समय चुना। क्या तुम्हें बाहर निकलने का कोई तरीका पता है? उसने फिर पूछा। इस बार बड़े सुअर ने अपना सिर हिलाया। दूसरे कार्य का कोई सुराग नहीं है। जू वो केवल अन्य 2 को आजमा सकता है। काल स्किनर को अब आवेदकों का साक्षात्कार लेना चाहिए और वह इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। वह सुअरबाड़े से होते हुए उस दिशा में चला गया जिस दिशा में स्किनर अभी अभी निकला था। सुअर का घर कारखाने के अंत में होना चाहिए। रोशनी काफी तेज है। खिड़की से आप चारों ओर जंगल का एक बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं। सुअर घर से गुजरने के बाद आपको कारखाने का मुख्य हिस्सा मिलेगा, जो सुअरों को मारने, शेडिंग और सफाई के लिए एक एकीकृत असेंबली लाइन है। लेकिन यहाँ और पीछे का साफ सुअर का घर पूरी तरह से 2 चरम सीमाएं हैं। न केवल जमीन काली मिट्टी और गारे से ढकी हुई है, बल्कि मशीनें भी खून से सनी हुई हैं। मक्खियां, तिलचिट्टे और चूहे हर जगह हैं और कोने में पोंछा सुखाकर केक बना दिया गया है। ये बहुत व्यस्त होने जैसा नहीं है। इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई। सु वो ने जाने के लिए सूखी जगह चुनने की पूरी कोशिश की। इसके बगल में 2 कमरे हैं, जिनमें से एक वह स्थान है जहां वह और अन्य लोग गिरे थे। प्रमुख पाइप आउटलेट को दीवार के बीच में वेल्ड किया गया है और डार्क पाइप को नहीं पता कि यह कहां जुड़ता है। बाहर निकलने से पहले वह कुछ सेकंड के लिए रुका। उसकी नजर बगल में लगे लोहे के ऊपर उल्टे लटके 2 सड़े हुए सुअरों पर पड़ी और फिर उसने दूसरा कमरा खोला जिसमें से मछली की गंध आ रही थी। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 44 कार्य। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 44 मिशन। इस कमरे का प्रभाव बाहर के प्रभाव से कहीं अधिक है। जमीन पर पत्थर की मेज और चॉपिंग बोर्ड सभी मांस के टुकड़ों से ढेर हो गए हैं, जो चमकीले लाल हैं। ये बताना असंभव है कि वे जानवर के किस अंग के थे। इंसानों के लिए ये जमी हुई हवा में सांस लेने से अलग नहीं है और घुटन का एहसास सीधे खोपड़ी के शीर्ष तक जाता है। सु वो अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना अंदर चला गया। थोड़ी देर के लिए मांस के ढेर के माध्यम से खोजा और एक नंबर के साथ एक टुकड़ा पाया। हालांकि त्वचा को छील दिया गया था, मांसपेशियों के ऊतकों में संख्याएं बढ़ती दिख रही थी, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। बूम! बाहर दरवाजा जोर से खोलने की आवाज आई और काल स्किनर की आवाज आई। परिवीक्षा अवधि 5 दिन है और आप केवल तभी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं यदि आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वह वेतन। क्या आप अभी भी परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन चाहते हैं? काल जोर से चिल्लाया, मेरे लिए इस जगह को साफ करो। अगर मैं 3 घंटे में वापस आऊं और कॉकरोच देखूं तो तुम सब यहां से चले जाना। अपनी बात खत्म करने के बाद एक और दरवाजा पटकने की आवाज आई, जिसके बाद फैक्ट्री के बाहर एक कार के इंजन के चलने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद कार्यशाला में किसी ने कहा, यान कैन को स्किनर ले गया था, क्या वह ठीक है? स्किनर अभी मछली पकड़ने जा रहा है, यान कैन फिलहाल ठीक रहेगा। दूसरी आवाज ने कहा, वे 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, यही मौका है। किन सही है, एक महिला आवाज ने कहा। पिछली चर्चा के अनुसार हम अलग हो जाएंगे। किन और मैं संग्रह कक्ष ढूंढने गए थे। जियानदाजी, आप और जो वेचान सफाई करने के लिए रुके। हम 1 घंटे में वापस आएंगे। हम स्किनर को हमें बाहर निकालने के लिए कोई बहाना नहीं बनाने दे सकते। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अंतिम फैसला आपका है। चौथी आवाज ने अधीरता से कहा, चलो अब चले। 2 कदम कार्यशाला से बाहर चले गए और केवल 2 लोग बचे थे। जो पहले बोला उसने कहा, चलो जल्दी करो। यदि वे मूर्ख हैं तो क्या आप मूर्ख हैं? वे वास्तव में स्वच्छता करने आते हैं।
अधीर आवाज ने कहा, वे संग्रह ढूंढने गए थे, लेकिन हमें इसके बजाय कुलीज करने दें। इसकी मदद नहीं की जा सकती। पेन फेंगियन का मतलब यह नहीं था कि स्किनर का संग्रह ऐसी जगह छिपाया जाना चाहिए जिसे ढूंढना आसान न हो। हम दोनों की विशेषताएं ऐसा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब वह खड़ा होता है और बात करता है तो उसकी पीठ में दर्द महसूस नहीं होता है। ये टूटी हुई फैक्ट्री इतनी ही बड़ी है, तहखाने में क्या ढूंढना इतना मुश्किल है, इसे कौन नहीं ढूंढ सकता। लेकिन पेन फेंगियन ने कहा कि स्किनर की इस प्रति में लगभग 0 जीवित बचे हैं, इसलिए यह इतना आसान नहीं होगा। एक अन्य व्यक्ति ने ठंडी खर्राटे ली और कदमों की आवाज कार्यशाला के सामने के दरवाजे से पिछले दरवाजे तक चली गई। सु वेचांग, तुम कहाँ जा रहे हो? सुअर घर। सु वेचांग ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा, शायद हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें कुछ सुअर के बच्चे मिले जिनकी खाल 6 घंटे से भी कम समय में उतारी गई है। क्या पेन फेंगियन ने यह नहीं कहा कि यह असंभव था? सुअर के बच्चे विशेष प्रसाद हैं और स्किनर ने उन्हें लंबे समय तक पाला होगा। सब कुछ पेन फेंगियन ने कहा है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे, चलती हुई आवाज रुक गई। अगल बगल कुछ कमरे हैं, तुम पहले देख क्यों नहीं लेते? सु वेचांग ने जियानदाजी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे सुअर के घर में चला गया और जियानदाजी ने जल्दी से उसका पीछा किया। कार्यशाला में सन्नाटा छा गया। जू वो कमरे में खड़ा रहा और उसे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी। ये आवेदक उनसे अलग हैं। वे सभी टिकट धारक हैं और उन्होंने आने से पहले जवाबी उपायों पर चर्चा की है। ज्ञात लोगों में किनेन, जो वेचांग, जियानदाजी, यान केन और पेन फेंगियन शामिल हैं। उनमें से यान केन को स्किनर द्वारा मछली पकड़ने के लिए ले जाया गया था। जो वेचांग और जियानदाजी सुअर के घर में थे और किनेन और एक अन्य महिला खिलाड़ी स्किनर के संग्रह कक्ष को खोजने के लिए सामने गए थे। ये कहना मुश्किल है कि महिला खिलाड़ी को पेन फेंगियन कहा जाता है या नहीं, और इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हावेई फ्रेश मीट सप्लाई फैक्ट्री में प्रवेश नहीं किया है। उनकी बातचीत सुनकर टिकट धारक का कालकोटरी मिशन उसके जैसा ही होना चाहिए। स्किनर द्वारा एकत्र किए गए खजाने को चुराना, 3 बच्चों को बचाना और स्किनर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना, तीनों में से एक को चुनना। 3 काम। ऐसा लगता है कि तीसरे में सबसे कम जोखिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किनर शायद जानता था कि आवेदक खिलाड़ी थे, लेकिन किसी कारण से उसे उन्हें काम करने देना पड़ा, इसलिए उसने आवेदकों को नापसंद किया और बाहर की गंदी कार्यशाला को जानबूझकर छोड़ दिया गया। इस आधार पर खिलाड़ी के लिए उसके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना लगभग असंभव है। भगा दिया जाना और स्तर पार न कर पाना सौभाग्य माना जाता है। अनुमान है कि ज्यादातर खिलाड़ी बूचड़खाने में कीमा का ढेर बन गए हैं। और दूसरा कार्य 3 बच्चों को बचाना होना चाहिए। वापसी टिकट प्राप्त करने के लिए उदाहरण छोड़ना या सीमा शुल्क साफ करना केवल एकल उपयोग के लिए है। कार्य पूरा करने की शर्त 3 बच्चों को दूर ले जाने में सक्षम होना है, कम से कम उन्हें बाहर निकालना है। सुअर की त्वचा से बचाया गया विशेष सहारा के बिना खिलाड़ी के लिए इस कार्य को पूरा करना लगभग असंभव है, जब तक कि स्किनर खिलाड़ी को रिहा करने की पहल नहीं करता। पहले कार्य के पूरा होने की सबसे अधिक संभावना होती है, इसलिए इन खिलाड़ियों ने बाद के 2 कार्यों को लगभग छोड़ ही दिया। भौहें डूब गईं। जूवो ने कुछ चूहों को बोरियों में पैक किया और खिड़की से बाहर निकलने और सुअर बाड़े में लौटने से पहले जूतों से खून को डिटर्जेंट से धोया। सुअर के घर में ईमानदार दिखने वाले जियानदाजी ने छोटे सुअर के पेट को थपथपाया और जू वेचांग पर अपना सिर हिलाया। धागा लगभग अदृश्य है और यदि आप उन्हें बाहर निकालते हैं तो वे जीवन भर केवल सो ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। सू वेचांग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने एक सिगरेट जलाए और कश खींचते हुए भ्रमित भाव से कहा, मुझे आने से पहले इसकी उम्मीद थी। जियानदाजी ने दयनीयता से कहा, एक बच्चा जो केवल कुछ वर्ष का है, बहुत दयनीय है। क्या इतना दयनीय है? ये भाग्य है। मैं केवल उन्हें उनके बुरे भाग्य के लिए दोषी ठहरा सकता हूँ। जो वेचांग ने सिगरेट की बट को तोड़ दिया, मुड़ा और कार्यशाला की ओर चला गया। लेकिन हम ज्यादा बेहतर नहीं हैं, शायद हम उनसे पहले मर जाएंगे। जियानदाजी ने उसका पीछा किया और अचानक सुअर के घर में एक बड़े सुअर ने अपने सामने के खुरों को बार पर दबा दिया। जो वेचांग की आस्तीन को काट लिया और उसे बुरी तरह खींच लिया। क्या ये सुअर पागल है? सू वेचांग ने इसे एक इंसान के रूप में बिल्कुल भी न मानते हुए इसे दूर कर दिया। मैं मनुष्य हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। सिमा जियाओए को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और वह बुरी तरह चिल्लाने लगी, लेकिन उसने जो आवाज निकाली वह सुअर के रोने जैसी तेज आवाज थी। उसने अपने सामने वाले दोनों को गुस्से से देखा, उठ गया और फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन करीब आने से पहले ही उसे लात मार दी गई। उनके पास अभी भी मदद है। जियानदाजी ने जल्दी से उसे रोका। जो वेचांग ने अपना हाथ झटक दिया। तो क्या हुआ? क्या वे बचाए जाने के बाद भाग सकते हैं? यह एक खेल की दुनिया है और खिलाड़ियों को खतरा है। आम लोग केवल तभी मर सकते हैं जब वे बाहर जाएंगे। अगर आप सहानुभूति से भरे हैं तो मुझे मत घसीटो। अगर स्किनर को पता चला कि हमने लोगों को गुप्त रूप से जाने दिया है तो हम सभी मर जाएंगे। जियानदाजी खंडन करने में शक्तिहीन है। पहले सुअर बाड़े में सुअरों को नजरअंदाज न करें। शायद मैं सुअर के रूप में कुछ और दिन जीवित रह सकता हूँ। जो वेचांग मुड़ा और चला गया। अरे अरे, सीमा जियाओए बार पर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, लेकिन दोनों बिना पीछे देखे चले गए। वो उदास होकर पीछे हट गया। उसकी आंखें दूसरों की तुलना में अधिक हताश थीं। इस समय जू वो सुअर के घर में कूद गई और बार पर दस्तक दी। लाल बाल। सीमा जियाओए अपने पैरों पर खड़ी हुई और उस व्यक्ति से टकरा गई। सू वो ने अपने सुअर का सिर दबाया। क्या आप बाहर नहीं जाना चाहते? हम्फ। सिमा जियाओए ने उसे संदेह से लेकिन गुस्से से देखा। अभी उन 2 लोगों ने जो कहा वह समझ में आता है, और अगर वे बाहर आए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि बहुत कम लोग हैं तो ध्यान आकर्षित करना आसान है। जू वो ने उसके पेट के नीचे 2 टाँके काटे और पूछा, क्या आपको गेम रिमाइंडर मिला है? प्लेयर्स प्लीज गेट इन द कार। चैप्टर 45 सीक्रेट रूम। अध्याय 45 चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। लाल बाल। ये सिमा जियाओए था जिसने पहले अपना सिर हिलाया और फिर जू हुओ को काटने के लिए पागल हो गया। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता था कि वह एक खिलाड़ी था, लेकिन उसने दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ और उसने उसे बाहर जाने देने का इरादा भी नहीं किया था। सू हुओ ने अपने बड़े हाथ से अपने सुअर का थूथन पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप चाहते हैं कि स्किनर द्वारा आपको खोजा जाए तो बस हंगामा करें। जिस व्यक्ति ने अभी सुअर को मार डाला वह स्किनर है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कैसा है? यह उपाधि मिल गई।
सिमा जियाओ बेहोश हो गई, फिर अपने अगले पैर से जमीन पर कुछ लिखने लगी। आपको ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं है कि वह क्या कहना चाहता है, जुहू ने कहा। मैं आपको फिलहाल बाहर नहीं जाने दे सकता। अधूरे टाँके पिक्सिन के साथ सम्मेलन में देरी कर सकते हैं। बाहर के कुछ लोग सभी टिकट हैं धारकों और सुअरों की परवाह मत करो। जीवन और मृत्यु, यदि आप अन्य लोगों को बचाना चाहते हैं तो बस मेरी बात सुने। 2 सेकंड तक झिझकने के बाद सिमा जियाओ ने सिर हिलाया। आप भी। सू वो ने अपना सिर घुमाया और आसपास के सुअरों पर नजर डाली। यदि आप जीवित बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको मेरी बात सुननी होगी। सुअरों के एक समूह के सिर बेतहाशा ऊपर नीचे उछल रहे हैं। जितनी देर से मुझे पता चलेगा किसी को बचाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उसने लाल बालों वाले सुअर के सिर पर हाथ फेरा। तुम यही रहो और मेरा सहयोग करो। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ, रात को आऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह आदमी चुपचाप सुअर के घर से बाहर फलों के जंगल की ओर चला गया। हाओवेई फ्रेश मीट सप्लाई फैक्ट्री अपेक्षाकृत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो कई फलों के पेड़ों से घिरी हुई है। पहाड़ी के नीचे कारखाने के बाईं ओर एक नदी है। नदी एक खुले क्षेत्र से घिरी हुई है और जहां फलों के पेड़ बाहर की ओर फैले हुए हैं वह एक जंगल है। सू वो ने वहां पर नजर डाली, गोदाम और बूचड़खाने से कारखाने के सामने तक घुमा और सामने कार्यालय में प्रवेश किया। कार्यालय में एक डेस्क है। डेस्क के पीछे एक बुक शेल्फ है। एक तरफ कुछ दर्शनशास्त्र और शरीर रचना विज्ञान की किताबें हैं और दूसरी तरफ कुछ गपशप पत्रिकाएं और फोटो एल्बम है। बेतरतीब ढंग से 2 किताबें उठाई, उन्हें पलटा और वापस उनकी मूल जगह पर रख दिया। वो मेज पर रखी चीजों को देखने के लिए पीछे मुड़ा। बाईं ओर बही खातों का ढेर है, कागज, पेन और चाकू जैसी स्टेशनरी की चीजें बड़े करीने से रखी हुई हैं और दाईं ओर एक रेडियो, एक पानी का गिलास और एक लैंडलाइन बेतरतीब ढंग से रखा गया है। मेज के सामने उत्कृष्ट सामग्री वाले 2 चमड़े के सोफे हैं। एक ठोस लकड़ी की कॉफी टेबल है जो खुशबू फैला रही है। चाय का सेट उत्तम है, चायदानी में कोई चाय नहीं है और चाय के कप चायदानी के चारों ओर समान दूरी पर रखे गए हैं। ठीक सामने की दीवार पर एक स्किनर के चित्र की एक तेल पेंटिंग लगी हुई है और नीचे शेल्फ पर एक फूलदान है जिसमें केवल फूल है। ये कार्यालय साफ सुथरा और सावधानीपूर्वक है, अवज्ञा की भावना से भरा हुआ है। पर्याप्त समय नहीं होने के कारण जू वो ने और नहीं पड़ा, रेडियो चालू किया और हिसाब किताब सुनते हुए आवाज धीमी कर दी। बही खाते पर ऑर्डर की जानकारी में कम से कम 20 रेस्तरां और छोटी दुकानें शामिल हैं और डिलीवरी की तारीख 3 महीने तक फैली हुई है। सबसे पहला आदेश 3 दिन बाद का है। रेडबर्ड रेस्तरां को 6 महीने के पिगलेट की जरूरत है। स्किनर को जीवित रहते हुए पिगलेट की त्वचा को छीलना होता है और त्वचा को पिगलेट पर लपेटना होता है ताकि मेहमानों की भूख प्रभावित न हो। सू वो की नजर गोलाकार शब्द भूख पर पड़ी और खाता बही बंद करने में उसे 2 सेकंड लगे। इस समय रेडियो ने मौसम का प्रसारण समाप्त कर दिया है और वर्तमान मामलों की खबरों पर स्विच कर दिया है। उद्धरण चिन्ह ... ये बताया गया है कि इस जिले के मुख्य कार्यकारी ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया है और नए उत्तराधिकारी कामेनफील्ड के पोते कामेनफील्ड हैं जिन्हें फील्ड मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। महिला आ गई है। मिस जिन जुए, जो उनकी 8वीं पत्नी बनने वाली हैं और जो इस जिले के सबसे प्रतिष्ठित जिन परिवार से भी हैं, ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और कैरोल फील्ड और उनकी 7 पत्नियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उद्धरण चिन्ह ... कैरोल फील्ड के आगमन से कई कार्मिक परिवर्तन हुए हैं। समाचार सुनकर जूहो की अभिव्यक्ति में कई बार उतार चढ़ाव आया। निश्चित रूप से डायमेंशनल रिफ्ट गेम न केवल वास्तविक दुनिया पर आक्रमण करने के लिए एक अल्कोट्री का उपयोग कर सकता है बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था भी बना सकता है। इस समाज को चलाने वाले लोग हैं जिनके पास पैसा और उपभोग है। खेल प्रबंधक, खिलाड़ी और यहाँ तक कि सामान्य लोग भी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। अब वही ये भी मानते हैं कि प्रोफेसर हान ने पहली ट्रायल ट्रेन में क्या कहा था, शायद ये खेल एक उन्नत सभ्यता से आया है। बूम! अंदर से आवाज आई और महिला ने स्पष्ट रूप से कहा, उसे मत देखो, पहले काम करो। सू वो तुरंत खड़ा हुआ। उसने जिन चीजों को छुआ था उन्हें वापस लाया और उसी तरह कार्यालय छोड़ दिया। बूचड़खाने से गुजरते हुए उसने देखा कि अन्य 2 खिलाड़ी कार्यशाला में लौट आए थे और चारों सफाई कर रहे थे। आसमान की ओर देखते हुए उसने बोरी उठाई और फलों के जंगल से बाहर चला गया और छिपने के लिए एक छिपी हुई जगह चुनी। स्किनर जल्द ही वापस आ गया और यान कैन, जो उसके साथ वापस आया था, सूजे हुए चेहरे के कारण अपनी आंखें नहीं खोल सका। कई खिलाड़ियों ने पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि स्किनर गुस्से में था। तुम बेकार चीजें हो, तुम फर्श भी साफ नहीं कर सकते। तुम लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन करने की हिम्मत की। जो लोग तुम्हें नौकरी पर रखना चाहते हैं उनका दिमाग खराब हो चुका है। आज रात मेरे पास खाना नहीं है, इसलिए पूरी रात मेरे लिए काम करो। बोलने के बाद वह दरवाजा बंद करके चला गया और वर्कशॉप के सामने वाले दरवाजे पर ताला लगा दिया। तुम ठीक हो? जियान दाजी ने यान कैन से पूछा। यान कैन ने अपना मुंह खोला और अंदर की ओर इशारा किया। मैंने 2 दांत तोड़ दिए क्योंकि मैंने चारा ठीक से नहीं डाला था। अन्य लोग चुप थे और थोड़ी देर बाद किनेन ने कहा, यदि आप आज रात इस जगह को साफ नहीं करते हैं तो शायद आपको कल थप्पड़ मारा जाएगा। कुछ लोगों को दांत में दर्द महसूस हुआ। यान कैन ने पूछा, आपको क्या हासिल हुआ? तान पेई से पूछो। ज़ो वेचांग ने महिला खिलाड़ी की ओर अपनी ठुड्डी तान दी। सामने के गलियारे के दाईं ओर फ्रीजर और कार्यालय है और बाईं ओर एक बड़ा फरकक्ष है। ये दुर्लभ जानवरों की पूरी खाल से भरा है। उनमें से कुछ पॉलिश और चिकनी है। उन्हें स्किनर का संग्रह होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सबसे अंदर का हिस्सा शयन कक्ष है। किनेन और मैंने इसे मापा है। शयन कक्ष फर वाले कमरे की लंबाई का केवल आधा है। एक तरफ एक गुप्त कमरा होना चाहिए। बाहर के फर की तुलना में असली संग्रह अंदर होना चाहिए। महिला खिलाड़ी तान पेई ने कहा। क्या तुम अंदर गए? वहां क्या है? जियान दाजी ने जल्दी से पूछा। तान पेई ने अपना सिर हिलाया। इसे खोला नहीं जा सकता। हमने सभी तंत्र आजमाए हैं लेकिन ये काम नहीं करता है। क्या आपके पास यूनिवर्सल लॉकपिक नहीं है? तान पेई ने गहरी सांस लेते हुए कहा। किनेन ने इसे दूरदर्शी नजर से देखा और गुप्त कमरा लगभग बैंक की तिजोरी जितना बड़ा है। प्रकाश दरवाजा आधा मीटर मोटा है और यहाँ कोई कीहोल भी नहीं है, इसलिए ये खोला नहीं जा सकता। अन्य 3 लोगों की निराशा शब्दों से परे थी। यान कैन ने अपना मुंह झुकाया और कहा, मैंने सोचा था कि यह काम सबसे आसान था लेकिन मुझे यह इतना कठिन होने की उम्मीद नहीं थी।
इसकी तुलना तिजोरी के दरवाजे की दीवार से की जा सकती है, जो हिंसा के लगभग सभी साधनों को बाहर कर देती है। हालांकि वे डी स्तर के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके पास बड़ी क्षति के साथ कोई सहारा नहीं है। हमें दरवाजा खोलने का एक रास्ता खोजना होगा, किनेन ने कहा, अन्यथा भले ही हम हिंसक तरीके से दरवाजा खोलें, स्किनर संग्रह प्राप्त करने से पहले हमारी देखभाल करेगा। पेन फेंगियन से पूछो। तान पेई ने सिर हिलाया, एक कागज का फोन निकाला और अपने कान से लगा लिया। इससे पहले कि वह स्थिति को समझा पाता, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने थोड़ी देर बाद दूसरों से कहा। पेन फेंगियन ने कहा, यहाँ एक और खिलाड़ी है। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 46 नीचे से बाहर। पिछला अगला सामग्री तालिका समायोजन। अध्याय 46 नीचे उद्धरण चिन्ह ... इसकी बहुत संभावना है कि यह एक यादृच्छिक खिलाड़ी है। मुझे नहीं पता कि उसका मिशन हमारे जैसा ही है या हमें उसे हम पर हमला करने से रोकने की जरूरत है। पेन फेंगियन, जो घास में लेटा हुआ था, कारखाने में होने वाली हलचल पर नजर रख रहा था और अचानक उसे एहसास हुआ कि जू हो, जो अभी भी दृष्टि में था, गायब हो गया था। शक्ति द्वारा लॉक किया गया, जमीन से मध्य हवा में उठाया गया। आपका पेपर फोन अच्छा लग रहा है, क्या आप मुझे ये उधार दे सकते हैं? पेन फेंगियन ने अपने सामने चल रहे युवक को देखा, उसका सिर और चेहरा खून से लथपथ था और वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। तुम्हें कब पता चला? यह आपके विचार से पहले की बात है। सू वो ने उसे हाथ जोड़कर देखा। अगर मैं तुम होता तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे परवाह करनी चाहिए वह यह है कि मैं दुश्मन हूं या दोस्त। पेन फेंगियन ने उसे घूर कर देखा और अचानक जू हुओ को हवा में पकड़ने के लिए एवरीवेयर स्ट्रिंग्स को पकड़कर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बिना किसी कारण के 1 दर्जन डाट्स हवा में दिखाई दिए, जो सभी दिशाओं से उस पर गोली चला रहे थे। सू हुओ ने घूमकर बाईं ओर के 3 डाट्स को पकड़ लिया और तेजी से और सफाई से अन्य डाट्स को चकमा दे दिया। डाट की नोक पर हरा तरल पदार्थ देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, पेन फेंगियन ने अचानक किनजियान के सिर को पीछे की ओर झुकाकर पकड़ लिया। वह खुद से भागने में कामयाब रहा और मूल रूप से लचीले तार एक अंगूठी की तरह स्थिर और कठोर थे और जू हुओ के हेरफेर का जवाब देने में उसे 2 सेकंड लगे। वापस आने के लिए तारों को नियंत्रित करते समय वह प्रतिद्वंद्वी के डाट हमले से बचने के लिए पीछे हट गया। यह देखकर कि दोनों के बीच की दूरी और दूर होती जा रही है, जू हुओ की गति तेजी से बढ़ गई और वह सीधे पेन फेंगियन के पास गया। पेन फेंगियन उससे चौंका। उसने वह डाट बरामद किया जो केवल प्रतिद्वंद्वी की एड़ी तक ही पहुंच सकता था और तरल की एक बोतल निकाली और उसे जमीन पर डाल दिया। लाल तरल अनायास ही जमीन पर खिल गया और एक पल में 10 फीट की दूरी तक फैल गया। सू वो फिसलकर जमीन पर गिर गया। पेन फेंगियन ने अवसर का लाभ उठाते हुए एक काला पत्थर उठाया और उसे अपने सिर के पिछले हिस्से पर दे मारा। इस समय एवरीवेयर स्ट्रिंग्स जू वो की बगल से होकर गुजरी, उसे जोर से एक तरफ खींच लिया और वह खड़ा हो गया, अपने कब्जों के माध्यम से स्ट्रिंग्स को पकड़ लिया और हवा में उड़ गया। लेकिन काला पत्थर भी उसके साथ उड़ गया, आगे से पीछे की ओर चक्कर लगाता रहा और लगातार उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार करना चाहता था। जू वो ने पलटकर पेन फेंगियन को लात मारी जो भाग रहा था और जमीन पर गिर गया। वो उस तरल पदार्थ में गिर गया जो उसने बहाया था। उसके हाथ और एड़ियां तेल से सने हुए लग रहे थे और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह रेंगता रहा। उठ नहीं सकते। उस पर चलाए गए डाट को पकड़कर जू वो ने उसे कुछ मिनट तक देखा, जब तक कि वह थक नहीं गया। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? चाहो तो मार डालो। पेन फेंगियन बस जमीन पर लेट गया क्योंकि वह उठ नहीं पा रहा था। मध्यम आयु वर्ग के लोग क्रोधित होने पर गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। जू वो ने डाट वापस उसकी ओर फेंका। मैं एक यादृच्छिक खिलाड़ी हूँ। मैं अकेला और कमजोर हूँ। मैं आपसे सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। पेन फेंगियन ने अपनी गर्दन फैलाई। आप सहयोगात्मक रवैये में नहीं दिखते। ये पता लगाना हमेशा सही होता है, इस बात का जिक्र नहीं कि आप मुझे देख रहे हैं। सू वो ने अपनी ठुड्डी उठाई। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, पेन फेंगियन ने तुरंत कहा। 2 मिनट में औषधि का प्रभाव गायब हो जाएगा। सू वो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं इंतजार करूंगा। वह रास्ते से काला पत्थर लेने गया। जब वह वापस लौटा तो पेन फेंगियन उठ खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर पर घास की कतरनों को लगातार थपथपाया। आपको साबित करना होगा कि आप एक यादृच्छिक खिलाड़ी हैं। इस मामले में आपका मिशन क्या है? खजाना, गुल्लक और अंशकालिक नौकरियां, जू वो ने संक्षेप में कहा। पेन फेंगियन ने राहत की सांस ली। हमारे कार्य समान हैं, लेकिन कागज वाला फोन मेरा सहारा है। अगर इसके बारे में सोचा तो मरना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ सहारा लेना चाहता तो मैं तुम्हें अभी मार सकता था। जू वो ने अपना तेज एक तरफ रख दिया और दयालुता से कहा, मैं बहुत ईमानदार हूँ। आपकी युद्ध शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप कमान संभालने के लिए यहाँ अकेले छिप जाते हैं ताकि टीम में बाधा न आए। हालांकि आपके कई साथी पहले ही कारखाने में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ स्किनर के 3 कार्य हैं, भले ही वे चोरी कर रहे हो, संग्रह पूरा करना इतना आसान नहीं है। हम सभी जीवित बाहर निकलना चाहते हैं और लक्ष्य टकराते नहीं हैं। सच तो यह है, पेन फेंगियन ने कहने से पहले झिझकते हुए कहा। क्या आपने कोई रास्ता सोचा है? सू वो ने इससे इनकार नहीं किया। ये थोड़ा जोखिम भरा है। पेन फेंगियन गंभीर दिखे। स्किनर के इस कालकोटरी की जीवित रहने की दर लगभग 0 है। यहाँ तक किसी स्तर के खिलाड़ी भी आसानी से स्तर को पार नहीं कर सकते हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय हम सभी डी स्तर के खिलाड़ी हैं। कार्य कठिन और सामान्य है, इसलिए हमें इसे मात देनी होगी। हमारा इरादा इस कालकोटरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का नहीं था। ये डी रैंक का खिलाड़ी निकला। सू वो ने सिर हिलाया। यदि आप बाहर छिपते हैं तो आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। पेन फेंगियन का चेहरा तुरंत लाल हो गया, जैसे कि वह खुद को सही ठहराना चाहता हो। उसने अपनी आवाज उठाई और कहा, ऐसा करने में मेरा व्यक्तित्व बेहतर है और यह हमारे लिए अधिक फायदेमंद है। किसी भी कालकोटरी में जोखिम होता है। जोखिम उठाए बिना आप सीमा शुल्क को कैसे पार कर सकते हैं? जू वो ने उसकी ओर देखा। क्या आपने यहाँ आने से पहले स्किनर की जांच की है? आप उसके बारे में कितना जानते हैं? एक स्टेशन शहर में कई कालकोटरियां होती हैं। केवल वे ही जानते हैं जो कालकोटरियों से बच गए हैं। फैलाई जा सकने वाली जानकारी की मात्रा कम है और सच्चे और झूठे के बीच अंतर करना मुश्किल है। कालकोटरी के मालिक और भी कम है। मैंने निश्चित समाचार का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 50,000 सफेद नोट खर्च किए, यानी स्किनर की स्किनिंग चाकू का उपयोग दिन के दौरान नहीं किया जा सकता है।
उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर पेन फैंगियन ने समझाया, अन्य 5 खिलाड़ियों को ये खबर पता है। चूंकि आपका मिशन हमारे जैसा ही है, इसलिए आपको बताना ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब स्किनर चाकू पकड़ता है तो वह किसी भी निशान को छोड़े बिना मांसपेशियों की बनावट के साथ जीवित लोगों को काट सकता है और वह व्यक्ति के जीवित रहने के दौरान पूरी त्वचा को भी छील सकता है। यदि उसके चाकू का उपयोग इस दौरान नहीं किया जा सकता है, हम दिन के दौरान अपेक्षाकृत कार्य करेंगे, अधिक सुरक्षित। आमतौर पर हर कोई सोचता है कि रात के अंधेरे में काम करना बेहतर है, क्योंकि दिन के दौरान फैक्ट्री में स्किनर सक्रिय रहेंगे, इसलिए पर्याप्त समय नहीं है और समय अच्छा नहीं है। लेकिन यह एक मौत का जाल है और खाल उतारने वाले चाकू से खाल उतारने वाला दुगुना खतरनाक होता है। एक बार पकड़े जाने पर भाग्य की कल्पना की जा सकती है। क्या आपके पास सचमुच कोई समाधान है? पेन फैंगियन ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो तांग पेई से खबर सुनने के बाद उनके पास अभी तक कोई अच्छा जवाबी उपाय नहीं है। जू वो ने सोच समझकर उसकी ठुड्डी को छुआ और उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपना फोन उधार लिया था। पेन फैंगियन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पहले प्रॉप्स लौटाओ। जू वो ने उसे वह काला पत्थर सौंपा जो सिर के पीछे मारने के लिए बनाया गया था और पेन फैंगियन ने उसे प्राप्त करने के बाद कागज का फोन निकाल लिया। यह फोन केवल युग्मित पेपर फोन से संपर्क कर सकता है और यह टेक्स्ट संदेश नहीं भेज सकता है। इसे केवल तभी संचारित किया जा सकता है जब इसे कान पर रखा जाए। सू वो ने इस कागजी फोन को बटन फोन के आकार में तौला, जो इतना हल्का और भारहीन था। क्या दूरी की कोई सीमा है? नहीं, पेन फैंगियन ने कहा, जब तक यह एक युग्मित मोबाइल फोन है, चाहे वह कहीं भी हो, भले ही वह एक ही स्टेशन पर एक ही स्थान पर न हो, आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल तक ही सीमित है। उन्होंने एक ही स्थान का उल्लेख किया तो गेम ट्रेन वास्तव में अलग अलग समय और स्थान में यात्रा कर रही है। सू वो ने इस विवरण के बारे में नहीं पूछा। उसने फोन कान से लगाकर देखा। बीप की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड बाद कॉल कनेक्ट हो गई। महिला खिलाड़ी ने अपना मुंह खोला और पूछा, पेन फैंगियन? वो हंसे, ऐसा ही हुआ? नहीं। पसंदीदा खोज रहे हैं, अनुशंसा टिकट मांग रहे हैं, तारांकन तारांकन। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 47 विवाद। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 47 विवाद। आपने पेन फैंगियन के साथ क्या किया? तांग पेई ने तुरंत कहा, उसके बिना हमारे लिए स्तर पार करना असंभव है। यदि आप भी एक खिलाड़ी हैं तो उसे जाने देना सबसे अच्छा है। इस कालकोठरी में खतरे के स्तर के साथ जब तक एक व्यक्ति इसे पूरा करता है कार्य, बाकी सभी लोग स्तर पार कर सकते हैं। शांत हो जाओ, वो मरा नहीं है। सू वो ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली और फिर कहा, हमने सहयोग करने का फैसला किया है। उन्होंने आपसे पेपर फोन भेजने के लिए कहा और आप अकेले हैं। पेन फैंगियन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से फोन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी ओर से तांग पेई ने स्वचालित रूप से जू हो के शब्दों को एक धमकी के रूप में समझा और मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा कहने के बाद संचार काट दिया। वास्तव में आप यहाँ तांग पेई को क्या बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? पेन फैंगियन ने उसे सावधानी से देखा, वह नहीं आएगी। ये कागज का फोन, इसे पकड़ने वाले के अलावा कोई नहीं सुन सकता। सू हो रुका। बेशक, पेन फैंगियन ने कहा, यह एक 20 स्तर की वस्तु है। मैंने इसे पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया और बहुत मेहनत की। ये कैसे संभव हो सकता है कि गोपनीयता जैसी कोई चीज नहीं है? लेकिन गलत विचार बनाने की कोशिश मत करो, पेन फैंगियन ने चेतावनी दी। जब तक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, कागज का फोन स्वयं नष्ट हो जाएगा, भले ही आपको 2 फोन मिले, ये बेकार है। सू वो शांत दिखे और उनकी नजर उस पर पड़ी। आपका सूट अच्छा है, इसे उधार ले लो। पेन फैंगियन के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, जू वो ने पहले उसे रोका, अपने कपड़े और एक मोबाइल फोन उधार दे दो और आज रात सीमा शुल्क साफ करने के मौके के बदले इसे बदल लो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? पेन फैंगियन ने उसे अविश्वास से देखा, अपना मुंह खोला और बंद किया और फिर से खोला। वह कई बार बोल नहीं सका। वह कहना चाहता था कि जू वो अरेबियन नाइट्स के बारे में बात कर रहा था, यहाँ तक कि एक सी लेवल खिलाड़ी भी मैं ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं एक दिन में मोची कालकोठरी को साफ कर सकता हूँ, लेकिन ये देखा जा सकता है कि उसके पास ज्ञान मोती है और ऐसा लगता है कि अगर वह ये कह सकता है तो वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। उसे अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? अचानक कुछ ख्याल आया। उसने सावधानी से पूछा, क्या आप बी लेवल खिलाड़ी हैं? टिकट धारक लगभग सभी अपने स्तर के अनुरूप कालकोठरी हैं। कुछ खिलाड़ी उच्च स्तरीय कालकोठरियों को चुनौती देने के लिए पहल करते हैं और कोई भी उच्च स्तरीय खिलाड़ी निम्न स्तरीय कालकोठरियों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अगर वे यादृच्छिक रूप से शामिल होते हैं तो यह अलग है। अनुमान लगाना। सू वो ने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। पेन फैंगियन ने इसके बारे में फिर से सोचा और इस विचार को पलट दिया। यदि वह भी स्तर का खिलाड़ी है तो उसने सुपर प्लेयर पेपर वकर द्वारा बनाए गए प्रॉप्स के बारे में कभी कैसे नहीं सुना होगा। आप सी लेवल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। मैं देख सकता हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन स्किनर से निपटना इतना आसान नहीं है। यदि आप इसे जोर से पकड़ना चाहते हैं तो आपकी सफलता की कोई संभावना नहीं है। सू वो के प्रॉप्स और उनके हाथों का उपयोग करने में उनकी दक्षता किसी नौसिखिया की तरह नहीं है जिसने अभी अभी खेल में प्रवेश किया है, इसलिए उन्होंने अपने से कमतर खिलाड़ियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बल्कि सोचा कि वह खुद से अधिक मजबूत है। सू वो ने बात नहीं की, यह उसका डिफॉल्ट था। पेन फैंगियन काफी निर्णायक थे, एक बार आप पर भरोसा करें। तारांकन। जब तांग पेई एक पेपर फोन के साथ आई तो जू वो पहले ही जा चुका था। पेन फैंगियन को एक बड़ी टी शर्ट और बड़ी पैंट में जमीन पर बैठा हुआ छोड़ दिया। तुम इतने गुणी क्यों हो? तांग पेई कुछ दूरी पर सावधानी से खड़ा रहा और ऊपर नहीं आया। पेन फैंगियन ने उसे हाथ हिलाकर कहा, यहाँ आओ और बात करो। तांग पेई ने देखा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है और आसपास अन्य लोगों का कोई निशान नहीं है, इसलिए वह जल्दी से वहां आया। क्या हो रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है? किन और अन्य लोग मेरी सुरक्षा कर रहे हैं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, स्किनर को पता चलने से पहले वापस आ जाओ। पेन फैंगियन ने जल्दी से जू हो के बारे में बात की। तांग पेई ने भौहें चढ़ा दी और कहा, उसने विशिष्ट योजना का भी उल्लेख नहीं किया और आपने उसे सिर्फ कागजी फोन दिया। क्या होगा यदि वह हमें छोड़ देता है और अकेले सीमा शुल्क को साफ करता है?
हालांकि यादृच्छिक खिलाड़ी और टिकट धारक खिलाड़ी का कार्य समान है, यदि वह इसे पार कर लेता है तो जरूरी नहीं कि हम स्तर पार कर लें। मेरे पास फिलहाल कोई अन्य जवाबी उपाय नहीं है, पेन फेंगियन ने कहा। आप संग्रह कक्ष की स्थिति को मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारी मूल योजना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो वो एक सी लेवल खिलाड़ी हो सकता है, इसलिए ये जोखिम लेने लायक है। चूंकि आपने ऐसा कहा है, मुझे आप पर विश्वास है। तान पेई ने उसके हाथ में पेपर फोन दिया। उसने यह नहीं बताया कि उसने हमसे क्या करने को कहा था। नहीं, पेन फेंगियन ने कहा। उन्होंने कहा कि जब उन्हें इसकी आवश्यकता होगी तो वह हमें बताएंगे। तान पेई और भी सख्त हो गए और कहा, मुझे वापस जाना होगा। आप ही हैं जिन्होंने दूसरों के साथ सहयोग करने का वादा किया था। मैं आप पर विश्वास करता हूं, अन्य लोग आप पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर जू वो अविश्वसनीय है तो न केवल वे बल्कि भी मैं कार्रवाई करूंगा। पेन फेंगियन ने सिर हिलाया। खिलाड़ियों के बीच कोई पूर्ण भरोसा नहीं है, आप इसका पता लगा सकते हैं। तान पेई ने उसे सावधान रहने को कहा और फिर कारखाने में लौट आया। जब वह सुअर के घर से अंदर आया तो उसे ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि नैन और अन्य लोग अभी भी कार्यशाला की सफाई कर रहे थे। पेन फेंगियन के साथ क्या हो रहा है? यान कैन ने झट से उसका स्वागत किया। हम उस यादृच्छिक खिलाड़ी के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तान पेई ने कहा। पेन फेंगियन ने उन्हें पेपर फोन दिया। आइए हम उनके साथ सहयोग करें। क्या पेन फेंगियन पागल है? ज़ो वेचांग ने अप्रसन्नता से कहा। हमने उसे टीम का नेतृत्व करने दिया क्योंकि उसके पास एक सी स्तर के खिलाड़ी का भाई है जो हमसे अधिक जानता है। एक और यादृच्छिक खिलाड़ी? क्यों? वह व्यक्ति सी लेवल का खिलाड़ी भी हो सकता है, तान पेई ने कहा। स्किनर ने हमें सुअरों को खिलाने के लिए कहा था कि वहां 41 बड़े सुअर थे। जब मैं अभी बाहर गया था तो मैं सुअरों के घर में गिनती करने गया था और वहां केवल 40 थे। यदि विशेष सहारा हो तो यह संभव है कि सुअर की त्वचा अच्छी तरह बढ़ने से पहले ही छिल जाए। केन ने रुककर पूछा, पेन फेंगियन संग्रह कक्ष के बारे में क्या कहते हैं? फिलहाल उसके पास करने को कुछ नहीं है, तान पेई ने कहा। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि जूहुओ को कोई सफलता मिलती है या नहीं। ज़ो वेचांग ने उपहास किया। वह इंतजार कर सकता है, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। यह उसका व्यवसाय है कि पेन फेंगियन दूसरों को सहारा देने के लिए तैयार है। मैं इतना मूर्ख नहीं बनूंगा और दूसरे जो भी कहेंगे वह कर सकते हैं। जब तक कार्य समान है, हमारे पास मौका है। केन ने उसे फुसफुसाने का इशारा किया और फिर पूछा, वह कब अंदर आने वाला है? अगर अंधेरा हो गया है तो हम स्किनर को पकड़ने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। तान पेई बोलने से पहले ज़ो वेचांग ने पहले कहा, मैं असहमत हूं। मैं अपने जीवन का उपयोग दूसरों के लिए एक कदम के रूप में नहीं करूंगा। यदि आप ऐसा करने पर जोर देते हैं तो इसे तोड़ दें। केन का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। क्या आप अकेले स्किनर से निपटने की क्षमता रखते हैं? कोई क्षमता नहीं है, लेकिन कालकोटरी समय के अंत तक देरी करना असंभव नहीं है। टिकट धारकों के लिए खेल की समय सीमा आधा महीना है। भले ही आप स्तर पार करने में असफल हो जाएं, यदि समय समाप्त हो गया है तो टिकट वाले लोग सीधे अगले चरण में जा सकते हैं। भागने से पहले यादृच्छिक खिलाड़ियों को कालकोटरी मिशन पूरा करना होगा। मृत्यु दर 99% तक पहुंच गई है। जो उपनाम वाला यादृच्छिक खिलाड़ी हमसे कहीं अधिक जोखिम भरा है। बेशक वह चाहता है कि हम मदद करें। आखिरकार इस कालकोटरी के खत्म होने के बाद अगले का पता नहीं चलेगा। जब इसे खोला जाएगा तो देर सबेर यह स्किनर के हाथों मर जाएगा। आप केन अभी भी बोलना चाहता था, लेकिन जियान दाजी, जो सामने के दरवाजे पर हवा देख रहा था, धीमी आवाज में चिल्लाया, बहस करना बंद करो। वह सामने के दरवाजे से आया था। कई लोग तेजी से भागे और उन्होंने दरवाजे पर लंबे बालों वाला एक लंबा और सुंदर आदमी खड़ा देखा। उसने पेन फेंगियन का सूट पहना हुआ था और तौलिया बैग में एक छोटा जंगली फूल लगाया हुआ था। स्किनर, जो दरवाजे में प्रवेश करते समय उससे एक सिर लंबा था, ने कहा, कर बयूरो खाते की जांच करता है, अपने बॉस को बुलाओ। खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 48 होने का दिखावा करें। पिछला अगला सामग्री तालिका समायोजन। अध्याय 48 दिखावा करना। गंदे बालों वाला स्किनर एक हड्डी तोड़ने वाला चाकू पकड़े हुए था। ज़ुवो के शब्दों को सुनने के बाद उसकी उग्र अभिव्यक्ति ठिठक गई। तुमने क्या कहा? ज़ुवो ने अपने खून से सने एप्रन को घृणा से देखा। बॉस को बाहर बुलाओ। मैं मालिक हूं। स्किनर ने उसे घूरकर देखा। तुम कौन हो? आपका हुक्म माना जाएगा। ज़ुवो ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और सीधे कार्यालय में चली गई। वह सोफे पर बैठ गया और चाय की मेज पर पैर रखकर बोला, खाता बही निकालो और हिसाब जांचो। स्किनर एक पल के लिए उससे डर गया। उसके पीछे पीछे अंदर गया और बोला, यहाँ मेरा टैक्स प्रति व्यक्ति के लिए काफी है। ज़ुवो ने उसे उपहास के साथ रोका। तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ किस तरह का व्यवसाय कर रहे हो? तुम किसे पैसा भेजना चाहते हो? स्किनर का चेहरा अनिश्चित था। ये पहले भी हमेशा इसी तरह किया गया है। ये पहले हुआ करता था। मेरे यहाँ आने के बाद से नियम बदल गए हैं। ज़ुवो ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और अपनी तर्जनी को सोफे पर रख दिया। उसकी जेब में रखा कागज का फोन कंपन कर रहा था। हालांकि इससे कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन ये स्किनर को नोटिस करने के लिए पर्याप्त था। ज़ुवो ने अवचेतन रूप से अपनी जेब टटोली, लेकिन यात्रा के बीच में ही रुक गया। उसने फोन का उत्तर देने के बजाय खराब स्वर में कहा, क्या हड्डी सख्त है? बोलते समय खड़े होकर वह सीधे गलियारे की ओर चला गया। स्तब्ध खिलाड़ियों को नजरअंदाज करते हुए उसने कार्यशाला के सामने के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जाते समय घृणा से अपनी नाक को ढांक लिया। ये गंध, बदबूदार मोजे इसे नहीं पकड़ सकते। 3 महीने भीगने के बाद क्या इस जगह का इस्तेमाल लोग करते हैं? अगर मैं इस पर कदम रखूंगा तो मेरे जूते बेकार हो जाएंगे। और ये मशीनें TSK, क्या आप मांस या अंडे बेचते हैं? अभी भी चूहे हैं? क्या ये फैक्ट्री एक बदबूदार खाए है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अभी भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ बिकने वाली चीजों को खरीदने की हिम्मत करते हैं। बस यहाँ हवा में सांस ले रहे हैं। वापस जाने पर आपको अपने फेफड़े धोने होंगे। इन 2 सुअरों की मौत वाकई घृणित है। क्या ऐसी दुखद मौत वाकई स्वादिष्ट है? पसीने में बदबू आ रही है, मुझसे दूर रहो। अल्पविराम। ज़ुवो ने वर्कशॉप से लेकर सुअरबाड़े तक, फर्श की टाइल्स और मशीनों से लेकर चाकू और एप्रन तक हर उस चीज में काम किया जिसमें वह गलती ढूंढ सकता था। कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर जो सुअरों की तरह गंदे और बदबूदार थे, उन्होंने सुअरबाड़े में सुअर के बच्चे भी पाले।
उन्होंने कहा कि वे सभी उदास थे और जिन लोगों ने इस प्रकार का मांस खाया है उनका मूड अच्छा नहीं होना चाहिए। तान पेई और अन्य लोग उसके ऑपरेशन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले स्किनर का थप्पड़ देखा था, क्या उसे यहाँ पीट पीट कर मार डालने का डर नहीं है? सू वो वास्तव में डरी हुई नहीं थी। ये कहने के बाद कि फैक्ट्री बेकार है, उसने स्किनर की ओर देखा और उपहास किया, स्वास्थ्य ब्यूरो को इस तरह की जगह बहुत पसंद होगी। मुझे नहीं पता कि आपकी जगह कितनी बार निरीक्षण कर सकती है। स्किनर के हाथ में मौजूद चाकू को ये कहने के बाद फेंक दिया गया कि इसे 3 दिनों से धोया नहीं गया है। उनके चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं और अपनी विकृत मुस्कान को दबाने में उन्हें काफी समय लग गया। मुझे कुछ कहना है, चलो आगे बढ़ें और बात करें। बोलने के बाद जूहुओ को पहले बाहर जाने के लिए कहा और फिर कई खिलाड़ियों पर चिल्लाया, आप सभी ने अभी उन शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना है, काम पर मत जाओ। कई खिलाड़ियों ने देखा कि उसकी नसें जोर जोर से हिल रही थीं, उसकी आंखें घंटियों की तरह उभरी हुई थीं। जिसके पास झाड़ू था उसने झाड़ू ले ली, जिसके पास पानी की बंदूक थी उसने पानी की बंदूक ले ली और जल्दी से अभी काम जारी रखा। बड़ई को अचानक संदेह हुआ कि वह सपना देख रहा है। वह स्किनर है, क्या वह कुछ शब्दों के बाद धोखा खा गया था? ये कुछ शब्द निश्चित रूप से स्किनर को डरा नहीं सकते। उनकी एक उग्र प्रतिष्ठा है, उनकी अत्यधिक दमनकारी ऊंचाई और प्रभावशाली तरीके के साथ औसत खिलाड़ी अनिवार्य रूप से उन्हें देखकर डरपोक दिखाई देगा, लेकिन खेल उन्हें दिए गए काम को पूरा करने का एक कार्य भी देता है जो अदृश्य रूप से खिलाड़ी पर एक जाल डाल देता है। लेयर शेकल्स स्किनर के लिए काम करने से कम आपकी जान बच जाएगी यदि अन्य 2 खोज पूरी नहीं की जा सकी। इसलिए खिलाड़ियों और स्किनर्स के बीच कोई समानता नहीं है और बॉस का सामना करते समय कर्मचारियों के लिए सख्त होना मुश्किल है। और जूहुओ ने हवा बना दी, खातों की जांच करने के लिए अपना मुंह खोला और जांच करने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया, जिससे एक बाहरी व्यक्ति का भ्रम पैदा हुआ। भले ही स्किनर ने प्रमाण पत्र मांगा हो, इसमें समय लगेगा। खेल की दुनिया में एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है जो खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से बुरी बात नहीं है। स्किनर द्वारा डाली गई चाय को देखते हुए जूहुओ ने अपना हाथ बढ़ाने की जहमत भी नहीं उठाई। ये देखकर स्किनर पलटा और मेज की दराज के पास जाकर सिक्कों की कुछ गड्डियां निकाली और उन्हें उसके सामने रख दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कहूं। मैं यहाँ नया हूं और यही रहता हूं सुअर पालने के लिए ग्रामीण इलाके। मैं बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता और आतिथ्य सत्कार अच्छा नहीं है। आप जगह का ख्याल रखें। सू वो ने पैसे की ओर देखा भी नहीं, उसने अपनी तर्जनी को थपथपाया और उसकी जेब में रखा कागज का फोन फिर से कंपन करने लगा। इस बार भी उसने परवाह नहीं की, लेकिन स्किनर की ओर रुखाई से देखा, क्या तुम मेरे साथ गंदा खेल रहे हो? मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसके रास्ते पर चल रहे हो। अगर ऊपर के लोग बदल गए हैं तो नीचे के लोगों को भी बदलना होगा। मुझे ये चीजें अभी पसंद नहीं है। स्किनर ने देखा कि उसे वास्तव में सफेद धन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने अपने बगल की अलमारी से सिगार का एक डिब्बा निकाला। सोने की पत्ती में लिपटी सिगारों को शुद्ध सोने के डिब्बे में बड़े करीने से रखा गया था, जो दुष्टता से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन जूहुओ मुस्कुराया। स्किनर ने उसे रोशनी दी और दोनों ने एक साथ सिगार पिया और माहौल बेहतर हो गया। मेरा उपनाम वांग है, आप मुझे मिस्टर वांग कह सकते हैं। जूहुओ ने धुआं छोड़ते हुए कहा, पैसा, शरीर के बाहर की चीजें कुछ अच्छी चीजों की तुलना में ये कागज से अलग नहीं है। मैंने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसके शब्दों को दोहराते हुए स्किनर ने उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति कई बार बदल रही थी। सू वो ने अज्ञानी होने का नाटक किया और केवल ये संकेत देने के लिए भोजन के संकेत को टैप किया कि पेन फैंडियन ये देखने के बाद फिर से कॉल करेगा कि गर्मी लगभग तैयार थी। यह पहले से सहमत संकेत था। इस बार कॉल आने के बाद वह अब उदासीन नहीं रहा, बल्कि स्किनर की ओर सिर हिलाया और फोन का जवाब देने के लिए बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर गया, स्किनर का चेहरा काला पड़ गया और उसने बाहर जाने के लिए लैंडलाइन पर एक नंबर डायल किया। आधे मिनट बाद उसने फोन रख दिया और खिड़की के पास चला गया। सावधान रहें, स्किनर छिपकर बातें कर रहा है। पेन फैंगियन, जो दूर छिपा हुआ था और कारखाने को देख रहा था, उसकी हथेलियां पसीने से तरती। सू वो के प्रवेश करने के बाद उसने सिग्नल चूक जाने के डर से कई बार अपने हाथ पहुंचे और पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की। अच्छा ऐसा है। सू वो की अभिव्यक्ति वही रही और अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, बहन तुम बिना किसी नाम या भूमिका के उसका अनुसरण करती हो। तुम्हें पैसा या लाभ नहीं चाहिए, बस उसे मेरे लिए एक अच्छी जगह की व्यवस्था करने दो, इसलिए छोटा स्थिति ने मुझे दूर भेज दिया। उद्धरण चिन्ह ... असुविधाजनक क्या है, अब अपने लोगों की व्यवस्था करने का समय है। वैसे भी अगर इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। हमारा परिवार गरीब नहीं है, इसलिए वह काफी दयालु है। कुछ देर अपने आप से बात करने के बाद उसने कागज वाला फोन रख दिया और कार्यालय में ऐसे लौट आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्किनर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिगार थमाया। मैंने सुना है कि E27 वर्महोल साइट का मुख्य कार्यकारी बदल गया है और श्री वांग का भी स्थानांतरण हो गया है। A27 जूहुओ को तुरंत वापसी टिकट पर कोड याद आ गया। ये पता चला है कि खेल की दुनिया वर्महोल बिंदुओं के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित है। उसका शुरुआती बिंदु E27 वर्महोल बिंदु पर है और हाओवे फ्रेश मीट सप्लाई फैक्ट्री की प्रतिलिपि ने वास्तविक दुनिया पर आक्रमण किया है, इसलिए स्थान भी उसी स्थान पर है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, आप इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 49 भाई। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 49 भाई। जब आप मेहमान बनकर आए तो आपको हमेशा मेजबान को नमस्ते कहना चाहिए। स्किनर ने अस्थायी रूप से पूछा। श्री वांग ने पहले भी टैक्स ब्यूरो में काम किया था। सू वो ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी ओर तिरस्कार से देखा। क्या आप मेरे जीजाजी को नमस्ते कहने के लिए पर्याप्त हैं? उनके बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने फिर कहा, इतनी पूछताछ करना बेकार है। आप यहाँ कितने समय तक रह सकते हैं? क्या अस्थायी रूप से बुद्ध के पैर पकड़ने के लिए पर्याप्त समय है? ये सच है। स्किनर लंबा और मोटा है और उसकी अभिव्यक्ति धीमी होने के बाद भी उसका स्वभाव मूर्खतापूर्ण है। हमारी जैसी साइटें जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाती हैं, निश्चित रूप से उन सुपर खिलाड़ियों जितनी अच्छी नहीं है जो स्टेशनों पर तैनात हैं। सू वो ने अपनी उंगलियां रोकी और शांति से कहा, लोग आपको पीछा करना होगा। स्किनर ने हंसते हुए कहा, जब मैं E27 वर्महोल से वापस जाऊंगा तो कलकोटरी का स्तर 1 लीटर तक बढ़ने का मौका होगा और फिर मेरा बूचड़खाना एक बड़ी प्रसंस्करण फैक्ट्री बन जाएगा।
मांस को डिब्बाबंद करने में मेरा कौशल उत्कृष्ट है। तब कोई नहीं है, किसी ने बहुत सारा सुअर का मांस ऑर्डर किया और वह बर्बाद हो गया। भोजन की बात हो रही है। जू वो ने उसकी बात सुनने के बाद पूछा, भोजन कब है? स्किनर को बहुत दिलचस्पी थी। मैंने आज कुछ सुअरों का वध किया है और मांस अभी भी ताज़ा है। सू वो ने घृणा से कहा, आप गंदी और बदबूदार मछली कैसे खा सकते हैं? मैंने अभी जीवित मछली देखी है, अभी मारो और खाओ। स्किनर अपने चाकू कौशल और खाना पकाने के कौशल को दिखाने में सक्षम नहीं होने से थोड़ा निराश था, इसलिए उसने खिलाड़ी को अपनी आवाज देकर बुलाया। ये तानपेई थी जो आई थी। स्किनर ने उसे घूरकर देखा और फिर जू वो को देखने चला गया। ये देखकर कि उसने बस महिला की छाती पर नजर डाली और फिर बिना किसी दिलचस्पी के दूसरी ओर देखा, वह अचानक फिर से खुश हो गया और आदेश दिया, तुम लोग मछली पकड़ो। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने तानपेई से बात करना बंद कर दिया, लेकिन जू वो को अपने वाइन संग्रह का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया। तानपेई जू वो से कुछ संकेत पाने की कोशिश करते हुए भ्रमित हो गई, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसकी ओर देखा तक नहीं, इसलिए उसके पास स्किनर ने जो कहा था उसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तली हुई मछली वितरित की गई तो जू वो और स्किनर ने पहले ही स्प्रिट की एक बोतल खत्म कर दी थी और वे महिलाओं के बारे में बातें कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... E27 महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। स्किनर ने अपनी पांचों उंगलियों से पकड़ने की गति बनाई। सू वो ने अपनी नेकलाइन ढीली कर दी और उसका चेहरा शराब पीने से थोड़ा लाल हो गया था। वह सोफे पर झुक गया, अपनी शराब पी और कहा, यह उतना अच्छा नहीं है जितना आप बाहर पाते हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो आप सबसे अच्छी दवा और भोजन का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप इसे खाना चाहते हैं? वह जैसी दिखती है वैसी ही हो सकती है। ये सुनकर स्किनर मोहित हो गया। उसने अपना सिर उठाया और शराब का एक बड़ा घूंट लिया। अपनी गंदी दाढ़ी को पोंछा, उसने तली हुई मछली पकड़ी और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मांस और हड्डियों को चबाया और निकल लिया। मैंने सुना है कि किसी ने पहले मछली पाली थी। खाने के लिए आओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपयोग के लिए अभी भी भोजन है। स्वाद अच्छा होना चाहिए। सू वो केवल बेवजह मुस्कुरा सकती थी। स्किनर की कर्कश हंसी सम्मेलन कक्ष से आ रही थी, जिसका उपयोग एक अस्थायी रेस्तरां के रूप में किया जाता था। तीनों खिलाड़ी शयन कक्ष में दाखिल हुए और एक के बाद एक बाहर आ गए। तानपेई के साथ, जो निगरानी में थे, जब वे कार्यशाला में लौटे तो उनकी पीठ में दर्द की एक परत दिखाई दी। पसीना। मुझे अभी भी यह नहीं मिला है, किन ने नाराज होकर कहा। हमारे पास मैकेनिज्म प्रॉप्स और लक प्रॉप्स हाथ में नहीं है। जनशक्ति द्वारा इसे ढूंढना समय की बर्बादी है। शायद गुप्त कमरा खोलने के लिए एक विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है। तानपेई ने अनुमान लगाया, इसीलिए हम इसे नहीं ढूंढ सके। तब क्या करूं? जियानदाजी ने उन्हें चकित होकर देखा। मैं मूर्ख और अशिक्षित हूं। मैं एक थक के रूप में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने दिमाग का उपयोग करने में अच्छा नहीं हूं। ज़ो वेचान ने जब उसे देखा तो क्रोधित हो गया। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैंने जो कहा है उसका पालन करें। आइए कोशिश करें कि 15 दिनों तक स्किनर को नाराज न करें और खेल का समय समाप्त होने पर टिकट लेकर निकल जाएं। किन के पास भी यह विचार था, लेकिन तानपेई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पास अब कोई टिकट नहीं है। क्या आप में से कोई मुझे टिकट बेच सकता है? कई लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। जब स्किनर की आवाज दूर से पास तक आई, भाई वांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको भी मछली पकड़ना पसंद आएगा। मैंने मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे सामान एकत्र किए हैं और आपको दिलचस्पी होनी चाहिए। तथाकथित रुचि दिलचस्प होने के लिए प्रवाह के साथ चलना है। कोई भी सहारा लेकर मछली पकड़ सकता है और इसे कौशल और दृष्टि के मामले में उत्कृष्ट कहा जाता है। सू वो की आवाज थोड़ी तैर रही थी, जाहिर तौर पर नशे में थी। ये सही है। स्किनर ने उसके कंधे पर जोरदार तमाचा मारा। भाई वांग, हम समान विचारधारा वाले हैं, आपको कुछ और दिन रुकना होगा। सू वो ने भी उसे कंधे पर थपथपाया। अलविदा भाई की नजर से, कोई बात नहीं, बाद में वापस आना, मैं तुम्हें मछली पकड़ने के लिए कहूंगा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर शयनकक्ष में दाखिल हुए और जू हो, जो पीछे से स्किनर से 2 आकार छोटा लग रहा था, ने अपनी गति बिल्कुल भी नहीं खोई। वह अभी अभी स्किनर के शयनकक्ष में दाखिल हुआ। ऐसा लगता है जैसे स्किनर उसे संग्रह दिखाने जा रहा है, लेकिन शयनकक्ष में कोई सामान नहीं है, इसलिए वह गुप्त कमरे में खुले तौर पर प्रवेश कर सकता है। कई खिलाड़ियों ने अपनी सांसें रोक ली और केवल आंख मिलाने की हिम्मत की। ऐसा न हो कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो जू हो को पता चल जाएगा। जब फर रूम का दरवाजा बंद किया गया तो कई लोगों ने राहत की सांस ली और साथ ही उनके दिलों में उम्मीद जगी, शायद जू हो सीधे संग्रह चुरा सकता है। दूसरी ओर जू हो, जो फर वाले कमरे में दाखिल हुआ, कमरे में लंबवत और सघन रूप से लटके विभिन्न जानवरों के बालों को देखकर हैरान रह गया। बाहर पहले से ही अंधेरा था और दर्जनों सैकड़ों परछाइयां कंटीनों पर लटक रही थी। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग लटके हुए हों। उसने अपना भाषण धीमा कर दिया और स्किनर, जो रुचि से भरा था, ने बातचीत कर दी। इनका मूल्य क्या है? ये या तो फर है या मानव त्वचा है। जो मैं रखता हूं वे अच्छी चीजें हैं। मानव त्वचा। सू वो ने जल्दी से फर वाले कमरे के चारों ओर नजर डाली। उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं और फिर लापरवाह होने का नाटक करते हुए स्किनर के पीछे बेडरूम में चला गया। जैसे ही वह अंदर आया, स्किनर ने सबसे पहले अपनी बाहें हिलाईं, अपनी हथेलियों को बिस्तर के पास की दीवार पर रख दिया और पूरी दीवार को क्षैतिज रूप से 1 मीटर से अधिक पीछे ले जाने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए 2 रास्ते निकल गए। सू वो पहले अंदर गया और स्किनर के आने के बाद ही उसने गुप्त कमरे को स्कैन किया। गुप्त कमरा बाहर के शयनकक्ष से थोड़ा बड़ा है। 2 सिंगल सोफे एक दूसरे के विपरीत रखे गए हैं। बीच की मेज पर मछली पकड़ने के कांटे और चाकू हैं, साथ ही अधूरी शराब और वाइन के गिलास भी हैं। कमरे के 3 तरफ स्टैंड हैं। कुछ सामान्य और अगोचर चीजें जैसे माचिस, मछली पकड़ने की छड़ें, बोतल खोलने वाले आदि अकेले ग्रिड में रखी जाती हैं। मुझे नहीं पता कि वे प्रॉप्स हैं या नहीं। कमरे के कोने में तंबाकू और शराब, सफेद नोट और अश्लील पत्रिकाओं के ढेर बिखरे हुए हैं और अंदर फफूंद लगे फलों के गड्ढे हैं। दूसरी दीवार पर चिमनी बनी हुई थी। अजीब बात यह है कि अंदर एक लकड़ी जल रही है, लेकिन लौ में कोई गर्मी नहीं है। चिमनी के ऊपर एक नग्न महिला की पेंटिंग है, जिसमें तारांकन 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 और बड़े नितंब हैं। सू वो को अपनी ओर देखते हुए पेंटिंग में मौजूद महिला ने उसकी ओर देखा। स्किनर ने ताली बजाई और नग्न महिला पेंटिंग से बाहर निकली, उसे गले लगाया और चूमना शुरू कर दिया।
मानव शरीर तो है परंतु मानव मन नहीं। स्किनर ने उसे रगड़ा और जू वो से कहा, भाई वांग, आप कैसे हैं? जब तुम्हें बुलाया जाएगा तो तुम फोटो देकर किसी भी महिला का रूप धारण कर सकते हो और हर तरह के करतब कर सकते हो। तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज नहीं है। जरूरी नहीं। सू वो ने महिला की ओर देखा और धीरे से कहा, खिलाड़ी कृपया कार में बैठे। अध्याय 50 फर। पिछला अगला सामग्री तालिका। समायोजन। अध्याय 50 फर। जू हो, जो लगभग पूरा रियलिटी शो देखने के लिए मजबूर थी, खेल के समय 12 बजे तक राहत महसूस कर रही थी। स्किनर ने उसे शयन कक्ष दे दिया और स्वयं सोफे पर सोने चला गया। जब बाहर शांत हो गया तो जू वो उठ बैठा, अपने पिछले नशे को दूर किया, पेन फैंगियन से संपर्क किया और पुष्टि की कि स्किनर वास्तव में बेडरूम से चुपचाप बाहर निकलने से पहले कार्यालय गया था। वह फरों के बीच बाहर गया, अपने स्किनर दस्ताने पहने और प्रत्येक का निरीक्षण करने गया। तानपेई और अन्य लोगों ने भी दिन के दौरान यहाँ जांच की और जैसा कि उन्होंने देखा, यहाँ लग के सभी फर जानवरों के फर थे, लेकिन स्किनर ने कहा कि यहाँ मानव खाले थी। यदि मानव त्वचा बाहर नहीं लटक रही है तो वह इन बालों में छिपी होगी। स्किनर्स मानव त्वचा को फर में क्यों छिपाते हैं, इसका उत्तर स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने फर के प्रत्येक टुकड़े की जांच की और अंदर इंटलेस के साथ कम से कम 3 पाए। उन्हें यकीन नहीं था कि अंदर मानव त्वचा थी या नहीं। उन्होंने इसे जांचने के लिए नहीं खोला, लेकिन बस स्थान और फर की विशेषताओं को याद किया और चले गए। वर्कशॉप के बगल वाले छोटे से कमरे में कई खिलाड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने खिड़की पर दस्तक की आवाज सुनी तो उन्होंने जल्दी से खिड़की खोल दी। सू वो अंदर कूदे और कई लोगों का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। आपको याद है कि आप मुझे बाहर मिस्टर वांग कहकर बुलाते थे? फिर मिस्टर वांग, आपने क्या हासिल किया? जो वेचांग ने हाथ जोड़कर उसकी ओर देखा। सू वो ने कागज का फोन अपने कान से चिपका लिया ताकि पेन फैंगियन वह जो कह रहा था उसे सुन सके। गुप्त कमरे को खोलने का तरीका पूरी दीवार को पीछे धकेलना है। उन्होंने कहा, यह मुश्किल नहीं है, इसे 2 खिलाड़ी कर सकते हैं। कई लोगों के रंग रूप थोड़े बदल गए और किन ने कहा, आप वास्तव में गुप्त कमरे में प्रवेश कर गए। आपने ये कैसे किया? स्किनर आप पर कैसे विश्वास कर सकता है? सू वो ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, कार्यालय में डेस्क पर एक रेडियो है। जिस स्थान पर स्किनर ने कॉपी खोली थी वहां हाल ही में बड़े कार्मिक परिवर्तन हुए हैं। मैं एक प्रशासक होने का नाटक करूंगा जिसे इस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा भाई भतीजावाद के कारण, कम से कम 1 या 2 दिन के लिए। मैं सुरक्षित हूँ। मैंने पेन फैंगियन से सुना है कि प्रत्येक स्टेशन एक बहुत बड़ी जगह से जुड़ा हुआ है। हालांकि अंदर की कालकोठरियां स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ना संभव होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि प्रवेश करने के लिए हमारा स्तर बहुत कम है। वहां केवल बंद है और अर्धबंद कालकोठरियां, और आप कालकोठरी का दायरा नहीं छोड़ सकते। किन ने कहा, यह केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि खेल के प्रत्येक स्टेशन शहर में प्रबंधक है और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह कैसे काम करता है। जब वह बोला तो उसने जू हुओ को घूर कर देखा। चूंकि वह स्किनर को धोखा देने के लिए इस तरकीब का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसे अंदर की बहुत सी जानकारी पता होनी चाहिए। क्या मिस्टर जू बी लेवल खिलाड़ी हैं? उसने अस्थायी तौर पर पूछा। नहीं। जू हुओ ने सिगरेट जलाई लेकिन लाइटर जब्त कर लिया। पेन फैंगियन को विवरण पता है। उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट नहीं किया। प्रतिरूपण का खुलासा करना केवल उनके मुंह से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए था। तुम बहुत साहसी हो। अगर स्किनर ऐसा करने में विश्वास नहीं करता तो क्या होगा? यान कैन, जिसके चेहरे पर अभी भी 5 उंगलियों के निशान थे, ने प्रशंसा करते हुए कहा। बेहोश होना। जोखिम लेने से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सू हुओ ने पिछले शब्द दोहराए। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करें और स्किनर के खजाने को ढूंढें। सू वेचांग ने उसे जलती आंखों से देखा। गुप्त कमरे में बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी और यदि आप सिर्फ एक लेते हैं तो आप स्तर पार कर सकते हैं। किन ने भौहें सिकोड़ ली और उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन जू वो की ओर देखा। जिसे खजाना कहा जा सकता है वह कम से कम कुछ ऐसा है जिसे स्किनर महत्वपूर्ण समझता है। अगर बहुत सारे लक्ष्य हैं तो इसे ढूंढना मुश्किल होगा। तानपेई ने यह भी कहा, क्या आपके पास कोई सुराग है? पेन फैंगियन ने आपको पहले स्किनर के बारे में एक बात बताई थी। सू वो ने सिगरेट की राख को पानी के गिलास में हिलाया। स्किनर चाकू का उपयोग दिन में नहीं किया जा सकता। इसमें गलत क्या है? इसका इससे कुछ लेना देना है। स्किनर का खजाना गुप्त कमरे में नहीं होना चाहिए। जू वो ने कहा, फैक्ट्री के मालिक काल और स्किनर काल की 2 पहचान है। पहला कार्य स्किनर काल से मेल खाता है। उनके खजाने फर के पीछे फर हैं। जब मैं अभी यहाँ आया था तो मुझे कुछ फर मिले जो शायद खजाना हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी उन्हें लेने की सलाह नहीं देता। काल स्किनर, काल फैक्ट्री मालिक, क्या अंतर है? क्या वे दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है? जियान दाजी ने उसके बाल पकड़ लिए। किन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये समझ में आता है। गेम परिचय में एक स्किनर की पहचान भी है। वो एक स्किनर हुआ करता था, लेकिन अब उसकी मुख्य पहचान फैक्ट्री मालिक है। चूंकि तीसरा मिशन फैक्ट्री मालिक के लिए है, पहला मिशन फैक्ट्री मालिक के लिए है। तदनुसार स्किनर की पहचान भी उचित है। अगर मैं कोई गलती करूं तो क्या होगा? तानपेई चिंतित, उन चीजों के संपर्क में आने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं स्किनर को कल मछली पकड़ने जाने के लिए कहूंगा। जू वो ने कहा, आप उस समय कार्रवाई कर सकते हैं और दिन के दौरान जोखिम अपेक्षाकृत कम है। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि पहले मिशन की कुंजी उन फज में है। उन्होंने 3 फरों का स्थान बताया और कहा, मेरा एक अनुरोध है, यदि आपको फर मिलते हैं तो आप कालकोठरी से बाहर निकल सकते हैं और आपको अन्य 2 फर प्राप्त करने होंगे। झांक फर, आप इसे मुझे देने के बाद ही छोड़ सकते हैं। क्या तुम जाना नहीं चाहते? तानपेई ने आश्चर्य से कहा, जब तक टिकट वाला खिलाड़ी स्तर पार कर लेता है उसी अवधि में यादृच्छिक खिलाड़ी भी उदाहरण छोड़ सकते हैं, इसलिए कोई और जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सुअर के घर के लोगों को बचाना चाहते हैं। जियान दाजी ने तुरंत कहा, मुझे अंदर गिन लो। आप मानसिक रूप से बीमार हैं। आप किस तरह के हीरो हैं? जो वेचांग ने उदास चेहरे के साथ कहा, आप उसे कैसे बचाना चाहते हैं? जब तक आप स्किनर को उसे रिहा करने की पहल नहीं करने देते, क्या आपको लगता है कि आप उस हत्यारे राक्षस को 2 खालों के साथ समझौता कर सकते हैं? कई अन्य लोगों को लगा कि यह संभावना बहुत छोटी है और जियान दाजी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, हमें प्रयास करना होगा।
सू वो के पास फिलहाल लोगों को बचाने का कोई बेहतर तरीका नहीं है और कार्रवाई करने के लिए उसे इन खिलाड़ियों की मदद की जरूरत है। उन्हें समझाने के बजाय उन्होंने कहा, 2 दिनों में एक आदेश है और स्किनर पूरे 6 सुअरों को जीवित रहते हुए बेच देगा। त्वचा को छील दिया गया है और इसे मेज पर ताज़ा पहुंचाया जाना चाहिए। तान पेई और अन्य लोग अचानक बदसूरत हो गए। वे सभी जानते थे कि 6 छोटे सुअर वास्तव में 6 बच्चे थे। मैंने ये किया है, जियान दाजी ने कहा, हम उन जानवरों को गुड़िया खाने नहीं दे सकते। मैं भी सहमत हूँ। किन एन ने ये भी कहा, जब हमें वापसी का टिकट मिलेगा, अगर हम कोशिश करें तो हम वास्तव में लोगों को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि यह काम नहीं करता है तो हमने कड़ी मेहनत की है। तान पेई और यान कैन ने एक ही समय में सिर हिलाया। बेशक मैं ठीक हूँ, कार्रवाई का समय कल के लिए निर्धारित है। पेपर फोन में पेन फैंगियन की आवाज रुकी और अचानक कहा, फैक्ट्री थोड़ी अजीब लग रही है। कितनी अजीब बात है। सू वो तुरंत सतर्क हो गया। अचानक करीब आ रहा हूँ। पेन फैंगियन की आवाज खत्म होने से पहले ही बंद हो गई। क्या हुआ? तान पेई और अन्य लोगों ने जल्दी से पूछा। मुझे भी नहीं पता। आप लोगों को याद है कि नियत समय कल है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। सू वो बोलना समाप्त करने के बाद जल्दी से खिड़की से बाहर चली गई। ऊपर देखने पर पेड़ की जो छाया अभी अभी धुंधली सी दिख रही थी, वह पूरी तरह अंधेरे में विलीन हो गई है केंद्र में, और ऐसा लग रहा था कि अंधेरा कुछ बड़ा है जिसने कारखाने को सभी दिशाओं से घेर लिया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।